मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 81 अधीनस्थ। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C81 अधीनस्थ लेना। अध्याय 81 अधीनस्थ लेना। जियो मिंग ने बरसरकर मोड में स्नो स्काई डेमन ऐप को दिलचस्पी से देखा, जो एक 5 सितारा डोकिंग के बराबर आभा उत्सर्जित कर रहा था, और धीमी आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्नो स्काई डेमन ऐप ने उसकी निडर रक्तरेखा खोल दी है। हालांकि इससे उसकी ताकत और बढ़ गई है, इसने उसकी बुद्धिमत्ता को भी कम कर दिया है। लड़ाई दिमाग पर आधारित है। वह पहले से ही मुझसे कमतर था, अब वह ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर सकता। गर्जन। जैसे ही जियाओ मिंग ने अपनी बात समाप्त की, हिम आकाश दानव वानर, जिसने अपना दिमाग खो दिया था, ने अपनी छाती को जोर से पीटा और एक तेज गर्जना के साथ उसने जियाओ मिंग को निशाना बनाते हुए एक तोप के गोले की तरह हवा में गोली चलाई। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि उसका आध्यात्मिक ज्ञान गिर गया था और अब वह भाग गया। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वह हवा में है और अपनी इच्छानुसार घूम सकता है। दूसरी ओर, हिम आकाश दानव वानर उड़ नहीं सकता था, फिर भी उसने एक ऐसे व्यक्ति पर हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाई जिसने उसे अपने हाथों की एक लहर से अपनी अंतिम चाल सक्रिय करने के लिए मजबूर किया था। क्या यह एक उपहार नहीं था? उसकी ताकत बढ़ने के बाद हिम आकाश दानव वानर की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, और वह पलक झपकते ही जियो मिंग के पास प्रकट हुआ। उसके तीखे पंजे तेज ऊर्जा के साथ जियो मिंग की गर्दन में धंस गए। हिम आकाश दानव वानर के पंजे इतने बड़े थे कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति को इससे छुरा घोंपा जाता तो उसका पूरा ऊपरी शरीर गायब हो जाता। हिम आकाश दानव वानर ने जब देखा कि उसके पंजे शियाओ मिंग के आधे शरीर को छेद रहे हैं, तो वह अपने पास बची हुई थोड़ी सी दिव्य बुद्धि से बहुत खुश हुआ। लेकिन तुरंत ही हिम आकाश दानव वानर को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने वाले व्यक्ति को खून क्यों नहीं निकल रहा है? इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि उसका शरीर अभी भी हवा में अटका हुआ था और नीचे नहीं उतरा था, स्नो स्काई डेमन ऐप ने एक और झटका मारा, लेकिन इस झटके में उसके सामने मौजूद जियो मिंग धीरे धीरे बिखर गया। ये वास्तव में एक प्रतिबिंब था। 5 तत्व ब्रह्म सबसे अच्छी आंदोलन दो तकनीक थी जिसे जियाओ मिंग ने पिछले 6 वर्षों में हासिल किया था। उनका संक्षिप्त परिचय है। यदि ये दूर है तो भ्रामक छवि का पता लगाना कठिन है। जब इसे क्रियान्वित किया गया तो यह इतना तेज था कि यह एक अवशिष्ट छवि बना सकता था, जो इतनी विशेष थी कि दुश्मन के लिए असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल था, और जब इसे पूरी तरह से विकसित किया गया तो ये दुश्मन के चारों ओर कई अवशिष्ट छायाएं बना सकता था। ये स्पष्ट था कि हिम आकाश दानव वानर 5 तत्व ब्रह्म को क्रियान्वित करने के बाद जियो मिंग द्वारा बनाई गई छवि पर हमला कर रहा था। गर्जन। धीरे धीरे लुप्त हो रही अवशिष्ट छवि को देखकर हिम आकाश दानव वानर में जो थोड़ी बहुत समझदारी बची थी, वह क्रोध के कारण लगभग मिट गई थी। हालांकि कुछ देर तक हवा में रहना उड़ना नहीं है और उनका शरीर, जो पहले से ही कुछ देर हवा में था, तेज गति से नीचे गिरने लगा। जियो मिंग उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो मारा जाने पर खुश हो जाता, और स्नो स्काई डेमन ऐप के हमले को चकमा देने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का उपयोग करने के बाद उसने एक हाथ में एक अत्याचारी आभा युक्त लाल लौ को बुलाया। यह कोई और नहीं बल्कि 10,000 जानवरों की ज्वाला थी जिसे जियाओ मिंग ने कुछ साल पहले प्राप्त किया था। गोली फायर तकनीक पायथन रूपांतरण। जियाओ मिंग ने जोर से चिल्लाया और उसके हाथ के बीच में जलती हुई लौ हिंसक रूप से 4 या 5 फीट ऊपर उठ गई। उसके माथे से आत्मिक शक्ति निकली जिससे विशाल ज्वाला का आकार बदल गया, और उसकी आत्मिक शक्ति के प्रभाव से 10,000 जानवरों की ज्वाला एक अजगर के आकार के अग्नि जानवर में परिवर्तित हो गई। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर यह देखा जा सकता था कि यह अग्नि अजगर धधकते आकाश की हुई शोधन टॉवर के नीचे गिरे हुए हृदय ज्वाला की अग्नि आत्मा के समान था। पिल फायर तकनीक जेयानान अकादमी के कीमिया विभाग से संबंधित एक आक्रमण विधि थी, जिसमें एक कीमियागर विभिन्न प्रकार के जानवरों में ज्वाला को संघनित करके आक्रमण कर सकता था। जब उसने पहली बार पतित हृदय ज्वाला की अग्नि आत्मा को देखा था, तो जियो मिंग ने सोचा था कि क्या 10,000 जानवरों की ज्वाला को उसके समान अग्नि अजगर में बदलने की आक्रमण शक्ति एक साधारण अग्नि अजगर की तुलना में अधिक होगी। जांच के बाद जियो मिंग ने पाया कि यह अग्नि आत्मा वास्तव में न केवल एक शरीर में बदल सकती है, बल्कि इसका रूप बहुत अच्छी तरह से लपटों को संघनित कर सकता है और इसकी शक्ति को बढ़ा सकता है। इसकी शक्ति कितनी दूर तक गई? जियो मिंग ने सोचा कि एक ही प्रहार उसके सामने खड़े बर्फीले आकाश दानव वानर को अशक्त कर सकता है। जाना। जियो मिंग ने आदेश दिया और हवा में कुंडली मारे बैठे विशालकाय सांप ने अपनी गर्दन खोली और बर्फीले आकाश दानव बंदर की ओर बढ़ गया जो जमीन की ओर गिर रहा था, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था
और हवा में गति प्राप्त करने के लिए बीच रास्ते में कहीं भी जगह नहीं थी। हिम आकाश दानव वानर केवल अपनी छाती पीटकर दहाड़ सकता था और देख सकता था कि अग्नि अजगर ने आगे बढ़कर उसे घेर लिया है। जिस क्षण अग्नि अजगर ने उसे घेर लिया, हिम आकाश दानव वानर को अत्यधिक गर्मी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद एक भयानक शक्ति ने उसे उलझा दिया, और यद्यपि उसने अपनी ठंडी बर्फ ढूंढी हुई और अपनी पूरी ताकत से उसे मुक्त करने के लिए अपने हताश प्रयासों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह व्यर्थ था। गड़गड़ाहट। अजगर ने स्नो स्काई डेमन एप को घेर लिया और उसे नीचे जंगल में जोर से पटक दिया, जिससे अनगिनत बड़े पेड़ गिर गए, जिनमें से कुछ में आग लग गई क्योंकि अग्नि अजगर ने उन्हें छुआ और बहुत बड़ा काला धुआं आसमान में उठ गया। वाह जियाओ मिंग, तुम अद्भुत हो। जी यान, जो लड़ाई शुरू होने के बाद से एक तरफ चला गया था, ने देखा कि स्नो स्काई डेमन एप पराजित हो गया था और तुरंत खुशी से जियाओ मिंग की तरफ उड़ गया, उसकी बांह को गले लगाते हुए कहा, ये तो स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति है। जियाओ मिंग मुस्कुराया और विनम्रता से जवाब दिया। जी यान को इस बात की परवाह नहीं थी कि जियाओ मिंग विनम्र है या नहीं, वह केवल कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के बारे में सोच सकती थी जिसे स्नो स्काई डेमन एप रख रहा था। तुरंत उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और जल्दी से कहा, चूंकि हमने स्नो स्काई डेमन एप को हरा दिया है, तो चलो जल्दी से उस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को उठा लें। कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले नीचे जाकर देख लें। अरे क्यों? जी यान के सिर पर एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। जियाओ मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे नीचे जंगल की ओर उड़ गया। जी यान को अनिच्छा से उसके पीछे चलना पड़ा। नीचे जंगल में आग फैल चुकी थी और पेड़ चटचटाहट और लहरों के साथ जलने लगे थे। इस आग का जियाओ मिंग और जी यान पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जो डूकिंग क्षेत्र में थे। आग के केंद्र में वे दोनों सीधे हिम आकाश दानव बंदर के सामने खड़े थे। इस समय बर्फ आकाश दानव वानर के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देते रहे, और हर बार जब ये बर्फ के क्रिस्टल दिखाई दिए तो इसे ढकने वाले अग्नि अजगर के उच्च तापमान ने इसके बर्फ के क्रिस्टल को जल वाष्प में बदल दिया और जंगल कुछ समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से धुंधला हो गया। जियो मिंग ने हिम आकाश दानव वानर की ओर इशारा किया और उसे घेरे हुए ज्वलंत लाल अजगर तुरंत उसकी ओर उड़ चला। जैसे जैसे वह उड़ता गया, अजगर धीरे धीरे छोटा होता गया और अंततः 1 फुट के अग्नि सर्प में बदल गया, जिसने जियाओ मिंग के दाहिने हाथ को लपेट लिया। मानव, तुम क्या चाहते हो? इस समय हिम आकाश दानव वानर की त्वचा अक्षत नहीं थी, उसका बर्फ सफेद फर भी नहीं बचा था, और वह बेदम होकर बोल रहा था, मानो उसकी सांसें भटक रही हों। जाहिर है, वह भी अग्नि अजगर के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था, और अगर जियो मिंग ने समय पर अग्नि अजगर को वापस नहीं लिया होता तो वह मौत के करीब होता। स्नो स्काई डेमन एप, मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बनाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? तुम मुझे लूटने आए हो और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा अधीनस्थ रहूं। मैं तुमसे कहता हूँ, सपने देखते रहो। हिम आकाश दानव वानर ने ठंडी सांस ली और अपना सिर एक ओर झुका लिया। अफसोस, इतनी जल्दी मना मत करो। अगर तुम स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे शरीर पर घावों को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है कि जादुई जानवरों को बदलने में मुश्किल होती है, और तुम्हारी योग्यता के साथ तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए 5वें रैंक पर अटके रह सकते हो। क्यों न मैं तुम्हें बदलने में मदद करने के लिए एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन घास दूं? जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर हिम आकाश दानव वानर अचानक हिचकिचाया। यद्यपि जादुई जानवरों को मनुष्यों की तुलना में लंबी आयु, मजबूत शरीर और अधिक लड़ाकू शक्ति के लाभ प्राप्त थे, लेकिन जादुई जानवरों में एक नुकसान ये भी था कि वे मनुष्यों की तुलना में वंश पर अधिक निर्भर थे। किसी को इस तथ्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि स्नो स्काई डेमन एप अभी वयस्कता तक पहुंचा था और उसके पास पहले से ही डूकिंग स्तर की ताकत थी। लेकिन जब तक वह वृद्धावस्था में मर नहीं जाता, तब तक वह इस सीमा को पार करने में भी सक्षम नहीं हो सकता, इस क्षेत्र में नहीं रह सकता, और जो चीज़ उसे सीमित करती है वह है उसका वंश। लेकिन यदि वह मानव रूप धारण कर ले तो ये प्रतिबंध काफी कम हो जाएगा। मानव रूप में उसके पास मानव की साधना प्रतिभा और जादुई पशु की लंबी आयु होगी, और परिणामस्वरूप उसकी विकास सीमा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए जियाओ मिंग की हालत उसके लिए बहुत आकर्षक थी, लेकिन यह विचार कि उसके सामने खड़ा यह मानव, जिसने अभी अभी उसे पीटा था, अब उसे भर्ती करने आएगा, ने हिम आकाश दानव वानर को क्रोधित कर दिया। एक ठंडी सांस के बाद उसने दबी हुई आवाज में कहा, मैं वादा करता हूँ। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 82, कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C82, कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क। अध्याय 82, कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क। जब जी यान,
जो बगल में खड़ी थी, ने सुना कि जियो मिंग स्नो स्काई डेमन एप को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास देने जा रही थी, तो उसे थोड़ा दुख हुआ और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। मुझे वो औषधीय जड़ी बूटी मिली, आपने कहा था कि आप इसका उपयोग बाद में मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए करेंगे। अगर आप इसे इस तरह देते हैं तो मुझे अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल के साथ क्या करना चाहिए? जियान ने ऐसा क्यों कहा? ये पता चला कि चूंकि जियाओ मिंग ने छठे स्तर के कीमियागर को पीछे छोड़ दिया था, जियान को लगा कि उसकी विकास दर बहुत धीमी थी, इसलिए वह चाहती थी कि 7वें स्तर की कीमियागर बनने के बाद जियाओ मिंग उसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने में मदद करे। जवाब में जियाओ मिंग ने मना नहीं किया, वह एक कीमियागर था, वह किसी को गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहने से क्यों मना करेगा। हालांकि जियाओ मिंग की शर्त यह थी कि जियान कीमियागरों के नियमों का पालन करेगा और उसके लिए औषधीय सामग्री के 3 हिस्से तैयार करेगा। जवाब में जियान ने कुछ नहीं कहा, आखिरकार वह जड़ी बूटियां खोजने में सबसे अच्छी थी। अब तक जियान ने जियाओ मिंग के लिए कई औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ ली थीं, जिनमें एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन घास भी शामिल थी। सिम्युलेटर से प्राप्त 2 जड़ी बूटियों के साथ जियाओ मिंग के पास अब उसके भंडारण रिंग में कुल 3 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन घास थीं। स्नो स्काई डेमन एप के साथ जियो मिंग के सौदे को सुनकर जियान ने सोचा कि जियो मिंग अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास ले रही है और इसे स्नो स्काई डेमन एप को दे रही है, इसलिए वह थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। चिंता मत करो, वह औषधीय जड़ी बूटी मेरी है। थोड़े स्पष्टीकरण के साथ जियो मिंग ने अपनी उंगली पर भंडारण की अंगूठी ली और एक जैड बोतल निकाली, इसे स्नो स्काई डेमन एप की ओर फेंक दिया। यह एक उपचार गोली है, इसे जल्दी से खा लो। हिम आकाश दानव वानर ने गोली की बोतल ली और एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर अंततः उसने गोली की बोतल अपने मुंह में डाल ली। एक हरी गोली, जिससे तीव्र औषधीय सुगंध आ रही थी, सीधे उसके बड़े रक्तरंजित मुंह में चली गई। गोली निगलने के बाद स्नो स्काई डेमन एप की आभा तुरंत ठीक हो गई और उसकी त्वचा से निकला खून गायब हो गया और उसकी जगह ताज़ा खून आ गया, जो उसके शरीर की सतह पर खून की एक परत के रूप में जम गया था। कुछ ही क्षणों में पपड़ी हट गई और भयानक विभत्स घाव लगभग पूरी तरह भर गए। ठीक हो चुके स्नो स्काई डेमन एप को देखते हुए जियान ने आगे बढ़कर उसे लात मारी, चूंकि तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं, जल्दी करो और मुझे खजाने तक ले चलो, यहाँ देर मत करो। मुझे नहीं पता कि जियाओ मिंग को छोटे बंदर की क्या जरूरत है, तुम बेकार हो। हम जियान द्वारा लात मारे जाने के बाद स्नो स्काई डेमन एप ने एक पल के लिए जियान को देखा, फिर खड़ा हुआ और कहा, मेरे साथ आइए। रुको, पहले आसपास की आग को साफ करो। जियाओ मिंग ने अपने आसपास जलते पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि इस प्रकार की आग को साफ नहीं किया गया तो ये बड़ी आग का कारण बन सकती है। यदि इसे अब आसानी से बुझाया जा सकता है तो ऐसा करना बेहतर है। जब हिम आकाश दानव वानर ने जियाओ मिंग को ये पूछते हुए सुना तो वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर गंभीर रूप से दहाड़ उठा। तुरंत ही बर्फीली ऊर्जा की एक बर्फ सफ़ेद लहर फैल गई और सड़क के किनारे कुछ चट्टानें और पेड़ तुरंत बर्फीली लहर से प्रभावित होकर बर्फ के रंग की बर्फ में बदल गए। अच्छा काम है, आगे बढ़ो, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें शारीरिक परिवर्तन घास दूंगा। बर्फ और हिम की दुनिया जैसे दिखने वाले जंगल को देखकर जियो मिंग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। मूल मालिक के मार्गदर्शन में स्नो स्काई डेमन एप, जियो मिंग और जियान ने अंततः बिना किसी परेशानी के घाटी में प्रवेश किया। घाटी के अंदर का क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल था। घाटी में पेड़ और चट्टानें थीं, लेकिन कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं थे। जाहिर है वे सभी हिम आकाश दानव बंदर द्वारा बाहर निकाल दिए गए होंगे। यद्यपि वहां कोई जीवित प्राणी नहीं था, फिर भी जमीन पर कुछ नंगी सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं, जो मृत्यु की भूमि की तरह थी, जिससे लोगों को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। ऐसा लगता है कि इस स्नो स्काई डेमन एप ने कई जादुई जानवरों को मार डाला है जो कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क पीने के लिए आना चाहते थे। जियो मिंग ने चुपके से कहा जब वह विशाल लाशों को देख रहा था। घाटी में प्रवेश करते हुए हिम आकाश दानव वानर ने अपनी गति नहीं रोकी और उसके नेतृत्व में वे दोनों जल्द ही घाटी के अंत में एक काली गुफा के बाहर पहुंच गए। गुफा में एक अस्पष्ट जादुई पशुगंध थी, जो हिम आकाश दानव वानर के शरीर की गंध के समान थी, इसलिए यह वही गुफा रही होगी जिसमें वह रहता था। गुफा काफी बड़ी थी, नहीं तो बर्फीले आकाश दानव बंदर का यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। गुफा की चोटी 10 मीटर से ज्यादा ऊंची थी और गुफा में चारों तरफ चट्टानें बिखरी हुई थीं और हर जगह सफेद फर दिखाई दे रहा था। हिम आकाश दानव वानर उन दोनों को गुफा के अंत में एक पत्थर की दीवार के पास ले गया और वहीं पर वह रुक गया।
जियान ने अपना छोटा सा सिर दोनों तरफ घुमाया, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। छोटे वानर, तुम रुक क्यों रहे हो? यहाँ कोई कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क नहीं है। इस बार हिम आकाश दानव वानर ने जियान को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह चुपचाप गुफा की दीवार के कोने पर चला गया और एक विशाल हथेली से खुदाई की। उसने मुट्ठी भर मिट्टी और रेत निकाली और आधे सेकंड बाद जमीन पर एक अंधेरा और उदास गड्ढा दिखाई दिया। ज़ियाओ मिंग, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें अभी भी पता है कि छेद को कैसे बंद करना है। हमेशा अन्य जादुई जानवर भी होते हैं जिनके पास कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क से संबंधित विचार होते हैं, इसलिए मुझे सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि अन्य लोग इसमें घुसपैठ न कर सकें। हिम आकाश दानव वानर ने समझाया और ऐसा कहते हुए जियान की ओर देखा। स्पष्ट रूप से वह कुछ कहना चाहता था। बकवास बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो। यह महसूस करते हुए कि खजाना भूमिगत था, जियान ने स्नो स्काई डेमन ऐप की आवाज़ के स्वर की परवाह नहीं की और आग्रह किया। मार्ग अत्यंत घुमावदार था और उन्हें इसे पार करने में लगभग 10 मिनट लग गए। इससे पहले कि ज़ियाओ मिंग, जियान और स्नो स्काई डेमन ऐप एक भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जो सफ़ेद रोशनी से चमक रही थी। स्नो स्काई डेमन ऐप के प्रवेश के बाद जियान भी उत्साह से भरे चेहरे के साथ प्रवेश किया और ज़ियाओ मिंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब उसके पैर अंधेरे गलियारे से बाहर निकले तो ज़ियाओ मिंग को अचानक अपनी आंखें साफ महसूस हुईं और फिर वह इस भूमिगत दुनिया के आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ज़ियाओ मिंग के सामने जो कुछ दिखाई दिया वह स्टेलेक्टाइट से भरी एक भूमिगत दुनिया थी। जहां तक नजर जाती थी, दूधिया सफ़ेद स्टेलेक्टाइट्स ने दृष्टि रेखा के अंत तक सब कुछ ढक रखा था और उनसे एक हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी जिसने उस जगह से सारा अंधेरा दूर कर दिया था। स्टेलेक्टाइट्स हर जगह थे, कुछ भूमिगत दुनिया के शीर्ष से लटक रहे थे, कुछ तो 100 मीटर लंबे थे और कभी कभी उनसे सफ़ेद पायस की बूंदें टपक रही थीं जो जमीन पर दूधिया पानी छिड़क रही थी। क्या भूमिगत दुनिया है? जियो मिंग ने आश्चर्य से कहा। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क बाईं ओर है। जब वे यहाँ पहुंचे तो जियान को मार्गदर्शन के लिए स्नो स्काई डेमन ऐप की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी पहचान करने की क्षमता इतनी थी कि वह बहुत नज़दीक होने के कारण अच्छी चीज़ों के बारे में ठीक ठीक बता सकती थी। उन्होंने केवल उसे उत्तेजित स्वर में चिल्लाते और तेजी से बाईं ओर भागते देखा। ये देखकर ज़ियाओ मिंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। वे दोनों इस स्टेलेक्टाइट दुनिया में लगभग 10 मिनट तक दौड़ते रहे, फिर वहीं रुक गए। उनके सामने एक विशाल स्टेलेक्टाइट प्रकट हुआ। ये स्टेलेक्टाइट एक छोर पर अंडरवर्ल्ड के गुंबद के शीर्ष से जुड़ा हुआ था और दूसरे छोर पर लंबवत लटका हुआ था। इसका विशाल आकार 100 मीटर से अधिक लंबा था और इसकी चौड़ाई 2 लोगों के बराबर थी और एक पीला सफ़ेद प्रकाश इसके चारों ओर घूमता था जिससे यह एक क्रिस्टल स्तंभ जैसा दिखता था। ये स्टेलेक्टाइट निस्संदेह भूमिगत दुनिया का सबसे विशाल स्टेलेक्टाइट था और इस आकार में ये स्टेलेक्टाइटों के बीच एक सम्राट की तरह था जो अपने आसपास के असंख्य स्टेलेक्टाइटों की प्रशंसा प्राप्त कर रहा था। जब सबकी नज़रें धीरे धीरे नीचे झुकी तो देखा कि इस स्टेलेक्टाइट के नीचे एक बहुत बड़ा नीला पत्थर था जिसका अधिकांश भाग जमीन में दबा हुआ था। इस समय पत्थर के शीर्ष पर आधे मीटर से भी कम गहरा एक छेद है जो कि ऊपर स्थित स्टेलेक्टाइट की नोक के ठीक सामने है और उस छेद में 2 इंच गहरा दूधिया सफ़ेद पानी है और पानी के ऊपर एक हल्का सफ़ेद धुंध है। ये सफ़ेद धुंध काफ़ी अजीब है क्योंकि यह बहती है लेकिन कभी नहीं फैलती है। जियान नीले पत्थर पर लेटी थी, उसका छोटा सा सिर धुंध के बादल में दबा हुआ था। उसकी नाक की नोक पानी की सतह से 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी पर थी। उसकी नाक हिल रही थी, सूंघ रही थी और बार बार गंध की पुष्टि कर रही थी। कई बार पुष्टि करने के बाद जियान उदास होकर खड़ी हो गई। उसका छोटा सा चेहरा बेहद उदास था और उसने ज़ियाओ मिंग को दुखी होकर देखा। ज़ियाओ मिंग, छेद में ये तरह वह खजाना नहीं लगता है जिसे मैंने महसूस किया था। असंभव, ये खजाना वही है जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ज़ियाओ मिंग के बाद पहुंचे बर्फ आकाश दानव बंदर ने ये सुना और जवाब दिया। ये वह चीज़ थी जिसकी वह आमतौर पर सुरक्षा करता था और भले ही उसने पर्याप्त मात्रा में पी लिया था, वह निश्चित था कि यह निश्चित रूप से कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क था। ये वास्तव में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क है, लेकिन ये केवल पतला है। तरल की मात्रा को देखते हुए जियो मिंग ने धीरे से कहा। बर्फीला आकाश दानव बंदर उसके शब्दों पर स्तब्ध रह गया। क्या वह कमजोर हो गया? क्या ऐसी कोई चीज़ अभी भी मौजूद है? उसे कैसे नहीं पता था? पतला, क्या असली खजाना शिखर पर नहीं होगा? जियान का छोटा सिर अभी भी काफ़ी बुद्धिमान था और उसने तुरंत परिणाम का अनुमान लगा लिया। मेरे पीछे आओ।
जियो मिंग ने अपना सिर उठाया और पहाड़ के गुंबद पर उल्टे लटके विशाल स्टेलेक्टाइट को देखा, जियान को संकेत दिया और फिर उसका शरीर धीरे धीरे विशाल स्टेलेक्टाइट की ओर तैरने लगा। जियो मिंग के व्यवहार को देखकर जियान की आंखें चमक उठी और वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। यद्यपि हिम आकाश दानव वानर भी उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह उड़ नहीं सकता था और केवल खड़ा होकर देख सकता था। वे दोनों विशाल स्टेलेक्टाइट के साथ उड़ते हुए 100 मीटर से अधिक ऊपर तक पहुंचे और कुछ ही मिनटों के बाद वे अंडरवर्ल्ड के गुंबद के शीर्ष पर पहुंच गए। यहाँ से नीचे देखने पर वे स्टेलेक्टाइट जो पहले काफी बड़े दिखाई देते थे, अब चींटियों जितने छोटे दिखाई दे रहे थे। इधर उधर देखने पर कुछ स्टेलेक्टाइट अंडरवर्ल्ड के गुंबद पर लटके हुए भी दिखाई दे रहे थे, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी और पूरा अंडरवर्ल्ड रोशन हो रहा था। जियाओ मिंग ने आसपास के स्टेलेक्टाइट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि सबसे विशाल स्टेलेक्टाइट के तल पर रुक गया। यहाँ उस बिंदु पर जहाँ स्टेलेक्टाइट ने अंडरवर्ल्ड के गुंबद को छुआ था, स्टेलेक्टाइट के अंदर से एक हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, जो इस प्रकार प्रक्षेपित हो रही थी मानो वह एक पारदर्शी क्रिस्टल हो, जो अत्यंत सुंदर था। जियाओ मिंग यहाँ खड़ा था। उसने अपने साथ आए जियान को देखा और कहा, जियान, इसे फिर से समझो। जियान ने भूमिगत दुनिया के गुंबद पर पहुंचते ही इसे महसूस कर लिया था, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ी और दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करके क्रिस्टल स्टेलेक्टाइट को गले लगा लिया। उसका छोटा सा चेहरा स्टेलेक्टाइट के आधार के बहुत करीब था। कुछ ही देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, ये सही है, यही वह स्थान है, यही वह खजाना है जिसे मैंने महसूस किया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 83, ज़ूतियान। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C83, ज़ूतियान। अध्याय 83, ज़ूतियान। थोड़ी देर तक जियान के मूड के ठीक होने का इंतजार करने के बाद जियाओ मिंग ने कहा, चूंकि आप निश्चित हैं कि कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क यही है, इसलिए एक क्षण के लिए एक तरफ हट जाए और मुझे इसे लेने दीजिए। ओह, जियान ने सिर हिलाया और जल्दी से जियाओ मिंग की तरफ उड़ गई, लेकिन उसकी आंखें उस स्थिति पर टिकी रही जिसमें वह अभी थी, और वह उन्हें हटाने में असमर्थ थी। जियो मिंग उस स्थान पर उड़ गया जहां जियान अभी गया था, और उसकी आत्मा की शक्ति उसकी भौहों से उभरी। अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ अपने भंडारण की अंगूठी से सफेद जैद का एक अच्छा टुकड़ा निकालने से पहले कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के सटीक स्थान की जांच की। उन्होंने डूकी हुई को जैद के टुकड़े की सतह के चारों ओर लपेटा और फिर उसका उपयोग उस बिंदु पर धीरे से काटने के लिए किया जिसे उन्होंने अभी अभी जांचा था। डूकी हुई के आवरण के साथ जैद का टुकड़ा काफी तेज हो गया, और हल्के स्पर्श से जैद टुकड़े की नोक एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ क्रिस्टल स्टेलेक्टाइट में धंस गई। अपनी हथेली से जैद के टुकड़े को मजबूती से पकड़ते हुए जियाओ मिंग ने सटीक गोलाकार कट लगाए और चींची की सूक्ष्म ध्वनि हवा में गूंज उठी। अचानक उसके हाथ में मौजूद जैद के टुकड़े ने वृत्त का अंतिम भाग पूरा कर दिया, और तुरंत आधार से एक गोलाकार स्टेलेक्टाइट का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। जियाओ मिंग ने एक तेज गति से उसे पकड़ लिया और अपना सिर ऊपर उठाया, और जहां टुकड़ा गिरा था वहां से एक तेज रोशनी हिंसक रूप से निकली। प्रकाश के इस स्तर का जियाओ मिंग पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जो कटे हुए गोलाकार छेद में सीधे देखने में सक्षम था। कटे हुए गोलाकार स्टेलेक्टाइट के अंदर पन्ना रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ लटका हुआ था। मानो इसकी प्रकृति आध्यात्मिक हो, ये तरल पदार्थ स्टेलेक्टाइट में धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा था, लेकिन इसकी गति की सीमा केवल गोलाकार छिद्र के चारों ओर ही थी, इससे आगे नहीं जा रही थी। इस पन्ना रंग के चिपचिपे तरल में निहित शुद्ध ऊर्जा जियाओ मिंग के लिए काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि शुद्धता नीचे नीले पत्थर के खोखले में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की तुलना में 10 गुना अधिक घनी थी और साधारण स्वर्गीय खजाने से कहीं अधिक थी। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की उपस्थिति के साथ समृद्ध और कोमल सुगंध दूर हो गई, और उसके बगल में जियान ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक मादक रूप प्रकट करते हुए जैसे उसका शरीर अनजाने में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के सामने चला गया। उसका मुंह चौड़ा हो गया, और जियो मिंग को उसके मुंह के कोने से क्रिस्टलीय रेशम का एक संकेत दिखाई दिया। जियान को अपना मुंह खोलते हुए तरल को चाटने के लिए तैयार होते देख जियाओ मिंग ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उसके छोटे से सिर पर बढ़ा दिया। अपनी नाजुक छोटी जीभ को बाहर निकालकर कुछ चाटने के बाद जियान, जिसने महसूस किया कि उसने हवा के अलावा कुछ भी नहीं चाटा है, ने आश्चर्य की आवाज निकाली और अपनी आंखें खोली। एक बार जब उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने दयनीय अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर जियाओ मिंग की ओर घुमाया। जाहिर है कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उसके लिए एक बड़ा प्रलोभन था, लेकिन जियो मिंग ने उसे जाने नहीं दिया। उसने बस उसके छोटे से सिर को सहलाया और असहाय होकर कहा,
मुझे ऐसे मत देखो, यह असली कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क बेहद नाजुक है। केवल सबसे गर्म जैद इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इसे अन्य वस्तुओं से छूते हैं तो मुझे डर है कि यह कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क, जो कई सालों से संघनित है, मौके पर बेकार कबाड़ के ढेर में बदल जाएगा। तो यदि आप इसे अभी चाहते हैं तो आप परिणाम की कल्पना कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना हिस्सा लेने से पहले इसे लेने के लिए मेरे इंतजार करना होगा। तो फिर जल्दी से ले लो। ये सुनकर जियान थोड़ा पीछे हट गया और जियोमिंग से आग्रह किया। जियोमिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से जैद से बना एक चम्मच निकाला। एक कीमियागर के रूप में जैद गोलियों को रखने के लिए सबसे अच्छा कंटेनर था, इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग में सभी प्रकार के जैद बर्तन भी संग्रहित किए थे। जियोमिंग ने सावधानीपूर्वक जैद चम्मच को स्टेलेक्टाइट दूध में डाला, अपनी कलाई को तेजी से घुमाया और कुछ ही मिनटों में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क का अधिकांश हिस्सा निकाल लिया। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की थोड़ी मात्रा छोड़ने के बाद जियोमिंग ने जैद चम्मच निकाला और फिर स्टेलेक्टाइट के टुकड़े को अपने हाथ में रख लिया और तुरंत तेज रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और स्टेलेक्टाइट एक बार फिर पहले की तरह शांत हो गया। जैद चम्मच में भरे तरल को 2 अच्छी गुणवत्ता वाली जैद बोतलों में समान रूप से डालने के बाद, जो बहुत पहले से तैयार की गई थी, जियोमिंग ने जैद की एक बोतल जियान को सौंप दी। ये लो, अपना हिस्सा। इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क में धरती की शक्ति है जो हजारों सालों से स्टेलेक्टाइट में संघनित है। ऊर्जा अपार है, इसे शांति से पियो, एक बार में सब मत पीना, समझे? समझ गया। जियान ने जैद की बोतल ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने जैद की बोतल उठाए और एक बूंद उसके मुंह में डाली। उसकी गुलाबी जीभ ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे चाटा। ये बहुत स्वादिष्ट है। जाहिर है, इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क का स्वाद उन औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में कहीं बेहतर था। उसके प्रसन्न चेहरे को देखकर जियोमिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। केवल एक जादुई जानवर ही इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को इस तरह पीने की हिम्मत कर सकता है। अगर एक साधारण इंसान इस तरह से एक घूंट लेता है तो वह शायद तुरंत विस्फोट हो जाएगा। जियान को गुंबद से नीचे उड़ने का संकेत देने के बाद जियाओमिंग एक बार फिर उस नीले पत्थर के पास उतरा और उस छेद में दूधिया सफेद तरल की ओर देखा। यद्यपि इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को पहले से ही पतला किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव काफी अच्छा था। भले ही यह मज्जा को साफ करने और हड्डियों को परिष्कृत करने के प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी शरीर को शांत करने पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। जब 4 जैद जार भर गए तो छेद में ज्यादा कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क नहीं बचा था। बगल में बर्फीला आकाश दानव बंदर ने जियोमिंग को उदास भाव से देखा क्योंकि उसने कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उठाया था जो मूल रूप से उसका था। उसका आंतरिक हृदय दर्द से अभिभूत था और उसे चीखने की इच्छा हुई। लेकिन जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की भयानक ताकत और उसके द्वारा वादा किए गए शारीरिक परिवर्तन घास के बारे में सोचा, तो उसने अपने दिल के दर्द को रोक लिया और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, अपनी नजरें फेर लीं। स्नो स्काई डेमन ऐप ने अभी एक पल के लिए अपना सिर घुमाया ही था कि उसने जियोमिंग की आवाज सुनी। ये शरीर परिवर्तन घास है, इसे अभी निगल लो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन शब्दों से हिम आकाश दानव वानर खुश हो गया और उसका अधिकांश दर्द गायब हो गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसके सामने एक औषधीय जड़ी बूटी लटक रही थी, जिसकी सुगंध बहुत ही आकर्षक और अजीब थी। जब हिम आकाश दानव वानर ने सुगंध को सूंघा तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका उत्साहित हो गई और खुशी से उछल पड़ी। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल की तरह नहीं है। इसे सफलतापूर्वक बदलना इतना आसान नहीं है और यह खतरनाक भी होगा। यह आप पर निर्भर है कि आप सफल हो पाते हैं या नहीं। जियोमिंग ने स्नो स्काई डेमन ऐप को देखा और कहा। हिम आकाश दानव वानर ने उसके शब्दों पर थोड़ा सा सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खूनी मुंह खोला और शरीर परिवर्तन घास को निगल लिया जो उसके सामने असामान्य रूप से छोटा लग रहा था। गर्जन। हिम आकाश दानव वानर, जिसने लंबे समय से शरीर परिवर्तन घास को निगला नहीं था, बेहद असहज लग रहा था। उसका मुंह लगातार दहाड़ रहा था, उसके विशाल तीखे पंजे लगातार उसकी छाती पर वार कर रहे थे और उसके शरीर का आकार बढ़ रहा था और घट रहा था। जियाओमिंग के पास खड़े जियान ने ये दृश्य देखा और थोड़ा खुश हुआ। ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास निगलना इतना आसान नहीं है। मुझे याद है जब मैं आधे रास्ते में जियान अचानक चुप हो गया और कुछ और नहीं बोला। उस समय आप कैसे थे? जियाओमिंग, जो बगल में खड़ा था, ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा कुछ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, जियान ने मुंह बनाया। ... आधे घंटे बाद जियाओमिंग के सामने एक सफेद बालों वाला युवक खड़ा था। वह आदमी गठीला शरीर वाला था, 2 मीटर से अधिक लंबा था
तथा उसने जो काला लबादा पहना हुआ था वह उभरा हुआ था। ये हिम आकाश दानव वानर था जिसने सफलतापूर्वक रूपांतरण कर लिया था। परिवर्तन की प्रक्रिया असाधारण रूप से कठिन थी और कई बार हिम आकाश दानव वानर असफल होने और अपने सभी प्रयासों को खोने की कगार पर था, लेकिन अंत में वह दृढ़ रहा। उसके हाथों को देखते हुए हिम आकाश दानव वानर उत्साह से चिल्लाया और जियाओ मिंग के सामने घुटने टेककर सम्मानपूर्वक कहा, मालिक, हम। जियाओ मिंग ने संतोष में सिर हिलाया। मनुष्यों की तुलना में जादुई जानवर बहुत सरल और आभारी थे। हिम आकाश दानव वानर ने बहुत स्पष्ट तरीके से उसे स्वामी कहा। उठना। हाँ। बर्फ आकाश दानव वानर को देखते हुए जो सम्मानपूर्वक खड़ा था, जियो मिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चूंकि आपने सफलतापूर्वक अपना रूपांतरण कर लिया है तो आपका भी कोई नाम होना चाहिए। क्या आपके पास कोई विचार है? अरे, मैं कोई नाम नहीं सोच पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। स्नो स्काई डेमन ऐप ने अपना सिर खुजलाया और घबरा कर कहा। इससे पहले उसने नाम रखने जैसी चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा था, न ही वह इसमें बहुत अच्छा था। आप बिना नाम के नहीं रह सकते हैं या भविष्य में आपको बुलाना आसान नहीं होगा। मैं आपकी मदद करूंगा। आपका मूल शरीर स्नो स्काई डेमन ऐप है, इसलिए आपको भविष्य में ज़ूतियान कहा जाएगा। ये नाम कैसा रहेगा? स्नो स्काई डेमन ऐप ने सोचा कि यह एक अच्छा नाम है और वह वास्तव में नहीं जानता था कि नाम कैसे चुना जाए। तो उसने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। अच्छा लगता है, तो अब से मुझे ज़ूतियान कहा जाएगा। हे। ये देखकर कि स्नो स्काई डेमन ऐप ने उसके द्वारा दिए गए नाम का विरोध नहीं किया, जियो मिंग हल्के से हंसा और जियान से कहा, जो उसके बगल में उठ गया था, इन अकेडमी में वापस जाने का समय आ गया है। ये सुनकर जियान की आंखें चमक उठी। वह आखिरकार वापस जा सकती थी। इस छोटे से वानर के लिए उसने इस भूमिगत दुनिया में एक लंबा समय बिताया था। चलो जल्दी चलें, जियान ने कहा कि जैसे ही उसने नेतृत्व संभाला और जिस दिशा से वे आए थे उस दिशा में उड़ गई और ज़ूतियान को अपने पीछे आने का इशारा किया। जियाओ मिंग भी उसी दिशा में उड़ गया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 84, जियामा साम्राज्य में वापसी की योजना। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C84, जियामा साम्राज्य में वापसी की योजना। अध्याय 84, जियामा साम्राज्य में वापसी की योजना। चूंकि वे पहले ही एक बार रास्ते से परिचित हो चुके थे, इसलिए इस बार जियाओ मिंग को बाहर निकलने में पहले जितना समय नहीं लगा और 10 मिनट से भी कम समय में वे तीनों गुफा के बाहर थे। गुफा के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर जियाओ मिंग ने मुड़कर मार्ग की ओर देखते हुए अपने पास खड़े ज़ूतियान से कहा, ज़ूतियान, चूंकि तुम भविष्य में मेरे पीछे आओगे, इसलिए इस आवास को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इसे नष्ट कर देते हैं ताकि हम जो कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क छोड़ गए हैं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो। ये दुख की बात होगी यदि स्टेलेक्टाइट्स जो केवल 10,000 वर्षों में बन सकते हैं नष्ट हो जाएं। हम। इन शब्दों पर ज़ूतियान ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया और अपना हाथ लहराया। गड़गड़ाहट। ज़ूतियान की मजबूत भुजा से पहाड़ की दीवार पर एक बहुत बड़ा बल प्रेषित हुआ, जो भारी प्रहार से ढह गया और डूब गया। अपनी बाह के कुछ और झटकों के बाद ज़ूतियान जियाओ मिंग के पीछे लौट आया और अब गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढही हुई चट्टानों से ढक गया था। ये देखकर जियाओ मिंग की पीठ के पीछे 1 मीटर से अधिक लंबे ज्वलंत लाल पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। ज़ूतियान, तुम मानव रूप में रूपांतरित होने में कामयाब हो गई हो, इसलिए तुम्हें दुखी हुई के साथ अपने पंख बनाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ज़ूतियान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर जियाओ मिंग ने उनसे कहा कि अब जाने का समय हो गया है। फिर वह प्रकाश की छाया में बदल गया और दूर उड़ गया। जियान और ज़ूतियान, जो उसी स्थान पर रहे, ने भी अपनी अपनी पीठ पर पंख उगा लिए और जियाओ मिंग का पीछा करते हुए आकाश में उड़ गए। ... कुछ मिनट बाद जियाओ मिंग और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां इन अकेडमी स्थित थी। कौन आ रहा है? कृपया रुकें। जैसे ही जियाओ मिंग इन अकेडमी के बैरियर के पास पहुंचने वाला था, बैरियर से एक शक्तिशाली चीख आई। प्रश्नवाचक स्वर सुनकर जियाओ मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने हवा में ही खुद को स्थिर करते हुए ऊंची आवाज में कहा, बड़े सू, यह मैं हूँ, जियाओ मिंग। जियान और ज़ूतियान भी उसके पास रुक गए। तो ये जियाओ मिंग और जियान हैं। बूढ़े आदमी ने शब्द सुने, अवरोध खोला और अपना चेहरा दिखाया। उनके रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई और नहीं बल्कि एल्डसू थे,
जो उन दो एल्डर्स में से एक थी जिनसे जियाओ मिंग की मुलाकात तब हुई थी जब वह इन अकेडमी में दाखिल हुए थे। वास्तव में जियो मिंग और जियान की स्थिति और साधनों के साथ वे इन अकादमी के प्रवेश द्वार पर नहीं रुकते, क्योंकि अवरोध में एक विशेष पहचान विधि थी। एल्डर सू केवल जू तियान नामक एक अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति के कारण प्रकट हुए। जियाओ मिंग 1 साल से अधिक समय से एल्डर था और एल्डर सू और अन्य एल्डरों से पहले से ही बहुत परिचित था, इसलिए एल्डर सू ने सीधे पूछा, जियाओ मिंग, आपके बगल में कौन है? ये जादुई जानवर स्नो स्काई डेमन एप है, जो अब सफलतापूर्वक रूपांतरित हो चुका है और मानव दुनिया से मिलने के लिए मेरे साथ जियामा साम्राज्य में लौटने की तैयारी कर रहा है। जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। क्या वह एक जादुई जानवर है जिसने मानव रूप धारण कर लिया है? एल्डर सू को उसके शब्दों पर थोड़ा आश्चर्य और संदेह हुआ। क्या एक जादुई जानवर को मानव रूप लेने के लिए पूर्वज स्तर पर होना जरूरी नहीं है? आखिर इस हिम आकाश दानव वानर की आभा उसकी आभा से कुछ बिंदु कमजोर कैसे थी? एल्डर सू की हैरान अभिव्यक्ति को देखते हुए जियो मिंग ने हंसते हुए कहा, स्नो स्काई डेमन एप ने उसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को निगल लिया जैसा कि जियान ने किया था, और उसके बाद ही वह सफलतापूर्वक रूपांतरित हुआ। इन शब्दों पर एल्डर सू ने समझ में सिर हिलाया और चुपके से कहा कि इस हिम आकाश दानव वानर का भाग्य अच्छा है। साधारण जादुई जानवर जो रूपांतरण के लिए शारीरिक रूपांतरण घास पर निर्भर रहना चाहते थे, उनकी असफलता की दर बहुत अधिक थी और असफल होने पर उनके शरीर को गंभीर क्षति भी हो सकती थी। चूंकि वह जानता था कि अज्ञात पावरहाउस को जियाओ मिंग द्वारा लाया गया था, एल्डर सू ने बकवास नहीं की और सीधे उन्हें पंजीकृत किया और उन्हें गुजरने दिया। उसने जियाओ मिंग से केवल ये पूछा कि वह जियानान अकादमी कब छोड़ेगा और कब वापस आएगा। इस समय जियानान अकादमी में एकमात्र छठे स्तर के कीमियागर के रूप में जियाओ मिंग की इन बुजुर्गों द्वारा अभी भी काफी मांग थी। जियाओ मिंग, जो एक बुजुर्ग बन गया था, ने बहुत पहले से ही उसी स्थान पर रहना बंद कर दिया था जहां वह पहले रहता था, और इसके स्थान पर बुजुर्गों के क्षेत्र में उसका अपना एक छोटा सा आंगन था। इन अकेडमी में कुछ क्षणों के लिए जियान और जू तियान के साथ उड़ान भरने के बाद जियाओ मिंग अपने स्वयं के आंगन के सामने उतरा। छोटे से प्रांगण के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी, जो कुछ देर से इंतजार कर रहा था, पहले तो चौंका जब उसने तीनों को अपने सामने उतरते देखा, फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। वह जल्दी से जियाओ मिंग का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता था और उसकी ऊंची आवाज गूंजी, चचेरे भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। जब जियाओ मिंग ने आगंतुक को देखा तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई जियाओ शान, मुझे अभी जाना था, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। जियो मिंग के इन अकेडमी में प्रवेश लेने के 1 वर्ष बाद जियो शान भी वहां शामिल हो गई थी। अब वह वहां 5 वर्षों से थी तथा इस वर्ष ही उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इन अकेडमी में 5 साल बिताने के बाद ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर और जियाओ मिंग के साथ जियाओ शान का सुधार निस्संदेह जबरदस्त था। इस समय वह पहले से ही 3 सितारा 2 आत्मा तक पहुंच चुका था, जिसकी जियाओ मिंग के साथ कोई तुलना नहीं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आंतरिक अकादमी में स्नातक स्तर के समय इस 3 सितारा 2 आत्मा क्षेत्र की खेती को केवल औसत माना जा सकता था। लेकिन जियानान अकादमी की आंतरिक अकादमी एक ऐसी जगह थी जहां पूरे महाद्वीप से प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, और साधना का ये स्तर वास्तव में जियाओ शान जैसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा था, जिसकी प्रतिभा मूल रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। साधना के इस स्तर पर वह जियामा साम्राज्य विशेषज्ञ कहलाने के भी योग्य हो गया था और जियाओ मिंग के बाद जियाओ परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया था। यह उल्लेखनीय है कि इन कुछ वर्षों में जियो शान का कद और अधिक अपमानजनक होता जा रहा था, और उसकी तुलना उस हिम आकाश दानव वानर से की जा सकती थी जो मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। जियाओ मिंग, जो हाल के वर्षों में काफी बड़ा हो गया था, वास्तव में उसके सामने थोड़ा छोटा लग रहा था। पहले तो जियो मिंग ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो शान मूल रूप से इतना लंबा बढ़ने में सक्षम था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह जियो शान की उच्च स्तरीय की हुई विधि जुबान का प्रभाव था, जो उसे शुरुआत में जियो मिंग द्वारा दिया गया था। जियो मिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि क्यूई विधि का ये प्रभाव होगा। जियो शान और जियो मिंग ने कई साल एक साथ बिताए थे और एक ही कबीले से थे। इसके अलावा वह अपेक्षाकृत सरल और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस समय उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जियाओ मिंग को यह जवाब देने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने अपनी जिज्ञासु निगाहें जू तियान की ओर घुमाई। चचेरे भाई, ये कौन है? उसका नाम जू तियान है। वह डुकिंग क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और इस बार वह हमारे साथ जियामा साम्राज्य में लौटेगा। जियामा साम्राज्य में वापस लौटना कुछ ऐसा था जिसकी योजना जियाओ मिंग ने बहुत पहले बनाई थी,
अब जब वह जियानान अकादमी में था तो उसकी साधना की गति पहले जितनी तेज नहीं थी। साथ ही डू राजा का डू सम्राट तक पहुंचना एक और बड़ी बाधा थी, इसलिए उसने सफलता पाने के लिए नेदर पॉइजन फ्लेम के साथ साथ ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम का उपयोग करने की योजना बनाई। इसके अलावा वह नलन परिवार के पास जाकर अपने स्वामी एल्डरहुओ के लिए 7 क्रमों की हरी आत्मा लार का आदान प्रदान भी करना चाहता था। इससे उसे छठे स्तर के कीमियागर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जी यान, जो एक तरफ खड़ी थी, ने मूल रूप से जियाओ मिंग के जाने के बारे में सुना था जब वह एल्डरसू से बात कर रहा था, और अब जब उसने उसे और जियाओ शान को उसके जाने के बारे में फिर से बात करते सुना तो वह मदद नहीं कर सकी और बोली, जियो मिंग, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जी यान लंबे समय से इनर अकेडमी छोड़ने और साहसिक कार्य पर जाने का कारण ढूंढना चाहती थी, लेकिन प्रथम एल्डरसू कियान ने उसे जाने से मना कर दिया था। अब जब जियाओ मिंग जा रहा था तो यह एक अच्छा अवसर था और उसे इसका फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा जियाओ मिंग के जाने के बाद उसके खाने के लिए गोलियां परिष्कृत करने वाला कोई नहीं होगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। वह उन गंदी जड़ी बूटियों को खाना जारी नहीं रखना चाहती थी। जहां तक जी यान के अनुरोध का सवाल है, जियाओ मिंग को पहले से ही इसकी उम्मीद थी और उसने बस सिर हिलाकर सहमति दे दी। हाँ, लेकिन जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और इधर उधर भागना नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से वापस भेज दूंगा। जियो मिंग जी यान को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह एक ऐसी चरित्र थी जो स्थिर नहीं बैठ सकती थी। इसके अलावा उसकी अपनी ताकत काफ़ी अच्छी थी और वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। वह अक्सर इधर उधर भागती रहती थी, इसलिए उसे उस पर शर्तें रखनी पड़ी, अन्यथा वह बहुत परेशानी पैदा कर सकती थी। समझ गया, तो मैं अभी प्रथम बुजुर्ग से बात करूंगा। ये देखकर कि जियो मिंग उसे वापस ले जाने के लिए सहमत हो गया है, जियान के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी और वह तुरंत बाहर निकल गई। वरिष्ठ जियान अभी भी बहुत ऊर्जावान है। उस जगह को देखते हुए जहां जियान गायब हो गया था, जियो शान ने आह भरते हुए कहा। इन कुछ वर्षों के दौरान उनकी मुलाकात स्वाभाविक रूप से जियान से हुई। जब वह पहली बार जियान से मिला तो उसने सोचा कि जियान बुजुर्गों में से एक की पोती थी, और जब जियाओ मिंग ने उसे बताया कि जियान उससे भी अधिक शक्तिशाली थी और उसे नाराज न करने के लिए सावधान रहना चाहिए, तो वह अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय था, ये सोचकर कि जियाओ मिंग मजाक कर रही थी। जियाओ मिंग कौन है? वह जियानान अकादमी का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये लड़की उससे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कौन इस पर यकीन करेगा? खैर, उसने यकीन नहीं किया। ये तब तक नहीं था जब तक उसने जियान को एक शक्तिशाली छोटी डू स्पिरिट को थप्पड़ मारते नहीं देखा, जो मजबूत रैंकिंग में था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी जियो शान को एहसास हुआ कि जियो मिंग ने जो कहा था वह सच था, वह मजाक नहीं कर रहा था, और इस लड़की की ताकत वास्तव में भयानक थी। जब से उसने देखा था कि जियान कितना उग्र था, जियाओ शान हमेशा जियान के प्रति सम्मानपूर्ण रहा था और बहुत अधिक संपर्क करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे मारना पड़े और वह कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर न पड़ जाए। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 85। प्रथम एल्डरसू कियान। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C85। प्रथम एल्डरसू कियान। अध्याय 85। प्रथम एल्डरसू कियान। जियान हमेशा ऐसी नहीं होती, लेकिन उसका दिल एक बच्चे जैसा है। चलो, दरवाजे पर खड़े मत रहो, अंदर आओ और बातें करते हैं। जियाओ मिंग ने जियाओ शान के शब्दों पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर दरवाज़ा धक्का दिया और छोटे से आंगन में प्रवेश किया। जू तियान ने जियाओ शान को अभिवादन में सिर हिलाया और वे दोनों जियाओ मिंग के पीछे छोटे से आंगन के अंदर चले गए। छोटे से आंगन के बाहरी क्षेत्र को पार करते हुए जियाओ मिंग सीधे बैठक कक्ष में प्रवेश कर गया। जियो शान और जू तियान को, जो उसके पीछे आए थे, मेज के पास बैठने दिया। उसने अपने भंडारण रिंग से फायर क्लाउड चाय निकाली और उन तीनों में से प्रत्येक के लिए एक कप तैयार किया। थोड़ी चाय पियो। हम चचेरे भाई, आपकी ये फायर क्लाउड चाय हमेशा की तरह अच्छी है। जियो शान ने चाय की चुस्की लेने के बाद प्रशंसा की। जू तियान, जो उसके बगल में था, ने सूंघते हुए जियाओ शान के उदाहरण का अनुसरण किया और अपना सिर हिलाने से पहले एक घूंट लिया। यद्यपि उसने पहले कभी चाय नहीं पी थी और वह उसका अधिक मूल्यांकन नहीं कर सकता था, फिर भी वह बता सकता था कि वह अच्छी है या नहीं, और इस चाय का स्वाद वास्तव में अच्छा था और उसे बहुत पसंद आया। हे, अगर यह अच्छी नहीं होती तो मैं इसे बाहर नहीं लाता। मेरे पास इस चाय का ज़्यादा स्टॉक नहीं है। मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग ने भी चाय का एक घूंट लिया। अपनी चाय खत्म करने के बाद जियाओ मिंग ने जियाओ शान से पूछा, जो उसके बगल में था,
इस बार हम जियामा साम्राज्य में लौट आएंगे और मैंने तुमसे, चचेरे भाई, बाहरी अकादमी में 2 कबीले के सदस्यों से पूछने के लिए कहा था कि क्या वे हमारे साथ लौटना चाहते हैं। ये कैसे हुआ? पिछले 6 वर्षों में जियो परिवार से 2 और लोग थे जिन्होंने जियानान अकादमी में प्रवेश किया था, जिससे जियो मिंग को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। जियो परिवार में अभी भी सामान्य मस्तिष्क सर्किट वाले लोग थे। इन दोनों लोगों के लिए जियो मिंग ने भी कुछ मदद की, जैसा उसने जियोशान के साथ किया था। इस बार जब वह जियामा साम्राज्य वापस जा रहा था तो उसके मन में ये 2 लोग भी थे। जियानान अकादमी और जियामा साम्राज्य के बीच का रास्ता बहुत लंबा था और जियानान अकादमी में आने के बाद वापस जाना सुविधाजनक नहीं था और इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बार वह वापस जा रहा था, इसलिए उसने जियोशान से दोनों लोगों की राय पूछने के लिए कहा। जियो मिंग द्वारा मुख्य मामले के बारे में पूछे जाने पर जियोशान ने अपने हाथ में चाय का कप नीचे रख दिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, कल मैं इस बारे में पूछने गया था और ज़ियाओ यू और ज़ियाओ हू दोनों बहुत इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि वे एक साथ वापस जाना चाहते हैं और अपने अभिभावक के साथ पारिवारिक अवकाश के लिए आवेदन करेंगे। मैंने उन्हें प्रस्थान के समय के बारे में भी बताया। जब हम आउटर अकादमी से गुजरेंगे तो हम उन्हें सीधे उड़ान स्टेशन पर ले जा सकते हैं। इन शब्दों पर ज़ियाओ मिंग ने सिर हिलाया और अचानक जिज्ञासा से पूछा, मुझे बताओ, उन दोनों का क्षेत्र कौन सा है? इन अकेडमी में होने के कारण ज़ियाओ मिंग शायद ही कभी बाहर जाता था और जब भी कोई काम आता था तो ज़ियाओ शान को बाहर जाने देता था, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। जियो हू 3 साल से जियानान अकादमी में है और उसका दायरा 6 सितारा डू मास्टर पर है, इसलिए मुझे लगता है कि वह अगली बार इन अकादमी में प्रवेश कर सकेगा। जियो यू ने बाद में जियानान अकादमी में प्रवेश किया और उसका दायरा थोड़ा कम है, 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर पर, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह अधिक प्रतिभाशाली है। जियोशान हंसा। जियोशान अभी भी एक ही कबीले के इन 2 सदस्यों, विशेषकर जियो यू से काफी संतुष्ट था। उसे 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में 2 साल लग गए थे, लेकिन शियाओ यू सिर्फ 1 साल में 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच गई थी और थोड़े प्रयास से वह इस साल डू मास्टर तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। वह इतनी तेजी से दायरे को तोड़ने में सक्षम थी। भले ही जियो मिंग ने उसकी मदद की थी, लेकिन जियो मिंग ने शुरू से ही उसकी मदद की थी, क्योंकि जब से उन्होंने एक साथ अकादमी में प्रवेश लिया था, ज़ियाओ मिंग ने स्पष्ट रूप से उनकी अधिक मदद की थी। कोई भी इसे कैसे भी देखे, ये शियाओ यू ही थी जो अधिक प्रतिभाशाली थी। चचेरी बहन शियाओ यू, वास्तव में उसमें कोई बुरी प्रतिभा नहीं है। जियो यू के लिए जियो मिंग भी उसे जियोशान से पहले से जानता था। उस समय के दौरान जब उनकी प्रतिभा उजागर नहीं हुई थी, इससे पहले कि वह ज़ियाओ परिवार के अनाथ क्षेत्र से बाहर चले गए, बच्चों की बड़ी संख्या और शोर के कारण उन्होंने खेती करने के लिए ज़ियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ पर जाना पसंद किया। साधना के बाद उन्हें सबसे अधिक पसंद था गर्म झरनों में स्नान करना। तभी ज़ियाओ यू की उनसे मुलाकात हुई। बेशक गलतफहमी मत पालिए, ज़ियाओ मिंग ने ज़ियाओ यू के साथ गर्म पानी के झरने में स्नान नहीं किया था, न ही उसके गर्म पानी के झरने में गलती से नहाने जैसी कोई घटना घटी थी। शियाओ परिवार के पीछे स्थित गर्म पानी के झरनों की खोज बहुत पहले हो चुकी थी और महिलाओं द्वारा पुरुषों के स्नान स्थल में गलती से प्रवेश करने या पुरुषों द्वारा पुरुषों के स्नान स्थल में प्रवेश करने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शियाओ परिवार ने बहुत पहले ही इस क्षेत्र को विभाजित कर दिया था। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि क्षेत्र का कौन सा भाग पुरुषों के लिए होगा और कौन सा भाग महिलाओं के लिए होगा। जिस क्षेत्र में ज़ियाओ मिंग नहाता था वह स्वाभाविक रूप से पुरुष भाग का था और वह कभी भी उसके महिला भाग में नहीं गया था। जियो मिंग जियो यू को इसलिए जानता था क्योंकि जियो यू को भी कभी कभी देर रात तक भीगना पसंद था। पहाड़ के पीछे से ज़ियाओ के घर तक कुछ ही रास्ते थे और समय समय पर वे दोनों मिलते रहते थे। चूंकि वे एक ही सड़क पर थे, इसलिए उन्होंने कुछ बार बातचीत की। उस समय जियो मिंग ने देखा कि जियो यू आमतौर पर अकेले ही गर्म पानी के झरने पर जाती थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने उसे सलाह दी कि जब वह गर्म पानी के झरने पर जाए तो अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाए ताकि अनुरक्षक चारों ओर देख सके। जियो यू ने उस समय उससे ये भी पूछा कि उसने उसे और लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कहा, और जियो मिंग ने सीधे जवाब दिया कि पहाड़ के पीछे सांप हैं जो लोगों को काट सकते हैं। इसके बाद जब ज़ियाओ मिंग की मुलाकात ज़ियाओ यू से पहाड़ के पीछे के रास्ते पर हुई तो उसने पाया कि उसके साथ नौकरानी के वेश में एक अतिरिक्त व्यक्ति भी था। जियो यू के बारे में सोचते हुए और फिर जियो परिवार की वर्तमान ताकत के बारे में सोचते हुए जियो मिंग ने कहने से पहले एक पल के लिए विचार किया। यदि वह इस वर्ष डू मास्टर तक पहुंच सकती है
तो मैं उसे 3 धारीदार हरी आध्यात्मिक गोली दूंगी, और यदि वह औषधीय शक्ति का विरोध कर सकती है तो वह अगले वर्ष इन अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगी। ज़ियाओ मिंग के पास अभी भी कुछ 3 धारीदार हरी आध्यात्मिक गोलियां स्टॉक में थीं, जिनमें से कुछ उसने सिम्युलेटर से प्राप्त की थीं। अन्य शिकायतें अन्य लोगों की थीं, जिन्होंने उससे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहा था और उसने बची हुई जड़ी बूटियों का उपयोग करके उन्हें परिष्कृत किया था। ये गोलियां अब उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थीं, सिवाय इसके कि वह उन्हें सोने के सिक्कों के बदले बेच सकता था, जो कि आखिरी चीज़ थी जिसकी उसे कमी थी, इसलिए उन्हें बाहर निकालने में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर मुझे उससे बात करनी होगी कि वह अच्छी तरह से खेती करे और गोली पाने की कोशिश करे। जियो शान को जियो मिंग के फैसले से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने वर्षों से जियो मिंग द्वारा जियो परिवार के लिए दिए गए समर्थन को देखा था, और यह कहा जा सकता है कि जियो मिंग ने वर्षों से उन्हें जो चीज़ें दी थीं, उनसे कई जियो परिवार खरीदे जा सकते थे। जियो मिंग परिवार के लिए बहुत सहायक थे और अपने कबीले के सदस्यों के प्रति उनमें प्रतिभा के अहंकार का जरा सा भी संकेत नहीं था, जिसके कारण जियो शान ने हमेशा जियो मिंग को आदर्श माना था। हालांकि ज़ियाओ मिंग उससे 10 साल छोटा था और अभी भी नाबालिग था, फिर भी उसने हमेशा उसके साथ सम्मान से व्यवहार किया और उसके उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश की। प्रतिभा की बात करते हुए जियो शान को किसी तरह जियोयान का ख्याल आया। केवल उसे आह भरते हुए ये कहते हुए देखना कि जियो यू की प्रतिभा निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन वह अभी भी जियोयान के सामने कोई मुकाबला नहीं है, सिवाय उस जियोयान के। आह, यह अफसोस की बात है। जियोयान जियो मिंग के बाद जियो परिवार का दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और हालांकि जियो शान का उसके साथ ज़्यादा संपर्क नहीं था, उसने उस पर कुछ ध्यान दिया, लेकिन अब जब उसका दायरा पीछे हट गया था तो वह जियो परिवार का नंबर 1 बर्बादी बन गया था। जब ज़ियाओ यान की प्रतिभा समाप्त हो गई थी तो ज़ियाओ झान ने ज़ियाओ मिंग तक एक पत्र पहुंचाने के लिए ज़ियाओ शान पर भी भरोसा किया था। इसके बाद जो हुआ वह ये था कि जियो मिंग ने उसे चौथे स्तर की गोली बनाने की विधि दी, जिसे वह चौथे स्तर के कीमियागर को देकर समस्या का समाधान कर सकता था। गोली बनाने की विधि भी उनके हाथों से ही जियो परिवार तक पहुंची। परिणाम संतोषजनक नहीं था। चौथे स्तर की गोली का नुस्खा व्यर्थ चला गया, क्योंकि गोली के नुस्खे केवल चौथे स्तर के कीमियागर या उससे ऊपर के स्तर के ही व्यक्ति द्वारा निर्मित किए जा सकते थे, तथा एक साधारण चौथे स्तर के कीमियागर को नुस्खे की प्रतिलिपि बनाने में वर्षों लग जाते, इसलिए चौथे स्तर की गोली के नुस्खे हास्यास्पद रूप से महंगे थे। इस तरह की बहुमूल्य वस्तु बेकार चली गई, जिससे स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों में असंतोष पैदा हुआ। अंत में जियो झान को अन्य बुजुर्गों द्वारा डांटा गया। जियो यान, जियो मिंग ने धीरे से कहा, चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा बेकार है। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी। याओ लाओ एक दो आदरणीय आत्मा है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जियामा साम्राज्य के चौथे स्तर के कीमियागर द्वारा पाया जा सके। उसने अपना सिर हिलाया और सीधे इस विषय को छोड़ दिया। फिर जियो मिंग ने जियो शान के साथ अन्य मामलों के बारे में बातचीत की। एक तरफ ज़ूतियान चुपचाप चाय पी रही थी, थोड़ी संकोची लग रही थी। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद जी यान, जो वहां से चला गया था, वापस आया और उसके बगल में प्रथम एल्डर सुकियान आया। प्रथम एल्डर सुकियान ने काले रंग का लबादा पहना था, उसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखें साफ, ठंडी और उदासीन थीं। ज़ियाओ मिंग को देखते ही उसने सबसे पहले यही कहा, क्या तुम जियामा साम्राज्य में लौटने के लिए इन अकेडमी छोड़ रहे हो? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 86, आउटर अकेडमी में जाना, शियाओ यू। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C86, आउटर अकेडमी में जाते हुए, ज़ियाओ यू। अध्याय 86, आउटर अकेडमी में जाना, शियाओ यू। NA, दोस्तों, मैं घोषणा करता हूं कि मैंने एक पैट्रियन बनाया है। अगर आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं क्योंकि आपको मेरा काम पसंद है, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। और हाँ, मैं ऐसा कैसे न कर सकता हूँ। बदले में आपको उन अग्रिम अध्यायों तक पहुँच प्राप्त होगी जिन्हें WN की तरह दैनिक रूप से अपडेट किया जाएगा। वर्तमान में 8 अतिरिक्त अध्याय हैं जिन्हें आप तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपके लिए नए अनुवाद प्रस्ताव भी पोस्ट करूंगा ताकि आप अपनी राय दे सके और पसंद आने पर वोट कर सके। यह अल्पावधि के लिए नहीं होगा। किस शॉट, याद रखें, सदस्यता का नवीनीकरण अगले महीने उसी दिन किया जाएगा जिस दिन आपने सदस्यता ली थी। उदाहरण, आपने 5 नवंबर को सदस्यता ली है, नवीनीकरण 5 दिसंबर को होगा। जो लोग दान करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, आपके वोट, समीक्षा और टिप्पणियां मेरे लिए पर्याप्त हैं। बिना किसी देरी के अध्याय का आनंद लें। ये सही है।
प्रथम एल्डर सुकियान को बैठने और उसके लिए एक कप चाय बनाने के लिए आमंत्रित करने के बाद जियो मिंग ने धीरे से कहा, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कबीले को छोड़े हुए 8 साल से अधिक हो गए हैं। अब वापस जाकर देखने का समय आ गया है। मैंने आपको इस बारे में जानकारी देने के लिए शाम को आपसे मिलने की योजना बनाई थी। कप लेकर धीरे धीरे घूंट भरने के बाद प्रथम बुजुर्ग सुकियान ने अपनी ठुड्डी को छुआ। 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम वापस जाओ और देखो। जियान ने कहा कि वह तुम्हारे साथ वापस जाना चाहती है। उसने कहा कि तुम पहले ही स्वीकार कर चुके हो, क्या ये सही है? हाँ, मैंने स्वीकार कर लिया है। मैं उस पर अच्छी नज़र रखूंगा। मुझे आश्चर्य है कि प्रथम एल्डर क्या सोचता है। उसके बगल में जियान ने जियाओ मिंग को ये पूछते हुए सुना और जल्दी से सुकियान को उम्मीद से देखा। सुकियान मुस्कुराए, जियान के छोटे से सिर को थपथपाया और हंसी। मुझे आपके काम करने का तरीका पसंद है, मैं इससे सहमत हूँ। वास्तव में जियान के लिए हर समय इन अकादमी में रहना अच्छा नहीं है। ही सुकियान की सहमति सुनकर जियान खिलखिलाकर हंस पड़ी और जब उसने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है तो उसने जल्दी से सीधा चेहरा बनाया और दिखावा किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्या तुम सचमुच बाहर जाने के लिए इतने उत्सुक हो? जियान की हरकतों को देखकर सुकियान अपनी हंसी रोक नहीं सका। फिर उसने अपना सिर जियाओ मिंग की ओर घुमाया और पूछा, क्या समय पहले से ही निर्धारित हो चुका है? कल? इतनी जल्दी? क्या तुमने अभी तक ओल्ड हो से बात की है? सुकियान थोड़ा हैरान थी। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है। मैं कल जब आउटर एकेडमी जाऊंगा तो उसे बता दूंगा। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ दिनों से अपने मालिक के घर नहीं गया था। उसके मालिक को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था। ये देखकर कि जियो मिंग ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी, सुकियान का कुछ और कहने का इरादा नहीं था। वह केवल सहमति में गुनगुनाया। फिर उसने फिर पूछा, जियामा साम्राज्य तक वापस जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। क्या आपको इन अकादमी से उड़ने वाले जादुई जानवर को उधार लेने की जरूरत है? उड़ने वाले जादुई जानवरों के बारे में बात करते समय सुकियान की आंखें एक पल के लिए जूतियान को देखती रहीं। जब प्रथम एल्डर ने उसे इस तरह देखा तो जूतियान डरकर थोड़ा पीछे हट गया। उसकी धारणा में उसके सामने वाले एल्डर की ताकत अथाह थी और उसे डर था कि उसके पास 7वें दर्जे के जादुई जानवर की ताकत है। जूतियान की हरकत देखकर पहले बुजुर्ग को अपने दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस स्नो स्काई डेमन ऐप की धारणा अभी भी काफी तेज थी। मैं आपसे यह बात कहने ही वाला था, प्रथम बुजुर्ग, जियामा साम्राज्य की यात्रा बहुत लंबी है। बाहरी अकादमी में मेरे 2 कबीले के सदस्य अभी भी हैं जो इस बार मेरे साथ लौटेंगे, इसलिए मैं कुछ समय के लिए अकादमी के ग्रिफिन जानवर को उधार लेना चाहूंगा। ठीक है, जब आप कल प्रस्थान करेंगे तो आप उड़ान स्टेशन पर लोगों से बात कर सकते हैं। सुकियान, जिसने मूल रूप से जियाओ मिंग को एक उड़ने वाला जादुई जानवर देने की योजना बनाई थी, ने सिर हिलाया। औपचारिक बातचीत के बाद आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था और थोड़ी देर चाय पीने के बाद प्रथम एल्डर सुकियान वहां से चले गए। जियो शान भी उत्तराधिकार में जगह छोड़कर चला गया। जियान, जिसने उस समय एक कमरा ले रखा था जब जियाओ मिंग ये तर्क देते हुए यहाँ आया था कि वह किसी भी समय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसके पास आ सकती है, वह वहां से नहीं गई। बैठक कक्ष में चुप सुतियान को देखने के बाद जियाओ मिंग ने अपने बगल में खाली कमरे की ओर इशारा किया। आज रात तुम वहीं रुकोगे, वहां बिस्तर है, बाद में साफ सफाई कर लेना। फिर वो जियान की ओर मुड़ा, जिसने न जाने कब कोरक्वेंचिंग बॉडी मिल्क वाली जेड बोतल निकाल ली थी और उसे अपने मुंह में डाल रही थी। कम पियो, अगर ज्यादा पियोगे तो कल उठ नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। कोरक्वेंचिंग बॉडी मिल्क में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती थी और जादुई जानवरों के लिए इसका अधिक मात्रा में सेवन करना वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति नशे में हो और उसे पचाने के लिए सोना पड़े। तो मैं इसे नहीं पीऊंगी, मैं इसे बाद में पीऊंगी। जियो मिंग को ये कहते हुए सुनकर जियान ने अपने होठों को चटकाया और प्रलोभन का दृढ़ता से विरोध करते हुए कहा। जियान की कोमल अभिव्यक्ति को देखकर जियो मिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके सिर पर हाथ फेरा। आराम करो, हम कल जल्दी निकलेंगे। ... अगले दिन जियाओ मिंग जल्दी उठ गया। सुबह की कसरत के बाद जियाओ मिंग जुतियान के कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया। उठना, चरमराते हुए कमरे का दरवाजा खुला और एक बर्फ सफेद दयाल दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि जुतियान था, जिसने आज एक उचित सूट पहना था जो कि जियाओ शान का था, क्योंकि दोनों आकृतियों में ज्यादा अंतर नहीं था। जुतियान को जाते देख जियाओ मिंग पलटा और जियान के कमरे में गया और फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार जियो मिंग को कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जियो मिंग ने अधीरता से कमरे का दरवाजा धक्का दिया।
कमरे का लेआउट उनके अपने कमरे के समान ही था, जिसमें बिना किसी सजावट के साधारण लकड़ी का फर्नीचर था। कमरे के अंदर एक लकड़ी का बिस्तर रखा हुआ था, और जब जियाओ मिंग बिस्तर के पास पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसके सिर में काली रेखाएं उभर आईं। उसने जी यान को देखा, जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी, बिस्तर पर टेढ़ी मेढ़ी लेटी हुई थी, रजाई से केवल उसकी पिंडलियां ढकी हुई थी, चेहरे पर एक शांत भाव था और उसके हाथ में जैड की एक छोटी बोतल थी। जियो मिंग को पता था कि जैड की बोतल में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क है। जियाओ मिंग ने जैड की बोतल ली और उसे उल्टा करके हिलाया, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं गिरा। जाहिर है, एक भी बूंद नहीं बची थी। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जवाब में जियाओ मिंग ने केवल आह भरी। स्वाभाविक रूप से ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क जादुई जानवरों के लिए एक बड़ा प्रलोभन था। जी यान की तो बात ही छोड़िए, जो एक बाध्यकारी लोभी था। जब ये स्थिति उत्पन्न हुई तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं थी। अच्छा हुआ कि जी यान ने बिस्तर पर जाने से पहले इसे पी लिया था और अपने कपड़े नहीं बदले थे, वरना उसके पास उसे यहाँ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जी यान को कमर से उठाकर जियाओ मिंग कमरे से बाहर चला गया। इस प्रक्रिया के दौरान जियान ने बहुत अधिक संघर्ष नहीं किया, लेकिन उसकी नाक हिलने के बाद उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ मिंग की बाहों पर अपना सिर टिका दिया, जैसे कि वह थोड़ा अधिक आराम से सो रही हो। लिविंग रूम में जियो शान भी आ गई थी और जू तियान के साथ एक कुर्सी पर बैठी इंतजार कर रही थी। वे दोनों जी यान की ओर देखने लगे और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे क्या हुआ? उसने सारा कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क पी लिया है, इसलिए वह 80% मामलों में दोपहर तक नहीं उठती, जियो मिंग ने समझाया। इन शब्दों पर जू तियान ने एहसास की एक झलक दिखाए। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क, अगर यह ऐसा था तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार इसमें निहित ऊर्जा अपार थी। हालांकि इतने कम समय में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की ऊर्जा को पचाने में सक्षम होने के कारण उसे डर था कि इस लड़की का रक्त असाधारण था, इसलिए भविष्य में उसे नाराज न करना ही सबसे अच्छा था। जू तियान के विचार जियाओ मिंग के लिए अपरिचित थे, और जब उसने देखा कि सभी लोग आ गए हैं तो उसने पूछा, क्या आपने जाने के लिए सभी सामान पैक कर लिए हैं? सब कुछ तैयार है। मुख्य रूप से जियो शान वह था जिसने उत्तर दिया। जू तियान कल ही एक इंसान बना था, यहाँ तक कि कपड़े भी उनके द्वारा दिए गए थे, और कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क जिसे उसने संरक्षित किया था वह भी चला गया था। ये कहा जा सकता है कि वह गरीब नहीं हो सकता था। जू तियान की खराब उपस्थिति को देखते हुए जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे उस पर फेंक दिया। इसके बाद उसने जी यान पर हमला किया और चला गया। ये देखकर दोनों तेजी से उसके पीछे चले गए। जियाओ मिंग के पीछे खूबसूरत लाल पंख दिखाई दिए। जू तियान, मेरे चचेरे भाई को अपने साथ ले लो और मेरे पीछे आओ। ये शब्द कहकर वह बैरियर की ओर उड़ चला। जू तियान के पीछे भी बर्फ सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और उसने जियाओ शान को पकड़ लिया जो उसके बगल में था और बाद में जियाओ मिंग का पीछा किया। बैरियर एल्डर से ग्रिफिन जानवर प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग और अन्य लोगों ने आउटर एकेडमी पहुंचने से पहले इस जादुई उड़ने वाले जानवर पर 1 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी। जियानान शहर, उड़ान स्टेशन का प्रवेश द्वार। अरे चचेरे भाई जियाओ शान, हम यहाँ हैं। जो चिल्ला रही थी वह जियानान अकादमी की पोशाक पहने एक सुंदर महिला थी। सुंदर महिला अपनी कमर पर एक लंबी तलवार से सुसज्जित थी। उसका शरीर काफी लंबा था, और जो चीज उसके बारे में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी वह थी उसकी लंबी और सुंदर टांगें। उसके बगल में एक दुबला पतला युवक खड़ा था, वह भी वर्दी में था। उस समय जिस तरह से युवती चिल्ला रही थी उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और जियो शान भी चिल्लाहट से आकर्षित हुई। ये देखकर कि यह उसके अपने कबीले का सदस्य था, जियो शान आगे बढ़ा और तेजी से उनकी ओर आया। चचेरा भाई जियो यू, चचेरा भाई जियो हु। चूंकि वे कल ही मिले थे, इसलिए उन तीनों ने ज्यादा बातचीत नहीं की, और थोड़ी देर की बातचीत के बाद जियो यू ने उत्सुकता से जियो शान के पीछे देखा। चचेरा भाई जियाओ शान, चचेरा भाई जियाओ मिंग कहाँ है? वह कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह हमारे साथ वापस आ रहा है? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 87। प्रस्थान जियामा साम्राज्य। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C87। प्रस्थान जियामा साम्राज्य। अध्याय 87। प्रस्थान जियामा साम्राज्य। ये सुनकर जियो हु, जो जियो यू के बगल में था, उसने भी जियो शान को जिज्ञासा से देखा। वह हमेशा से जियाओ मिंग के बारे में जानने को उत्सुक रहता था,
जो जियाओ परिवार में रहते हुए शायद ही कभी दूसरों के साथ घुलता मिलता था। इतने सालों तक जियो परिवार को छोड़ने के बाद पूरे जियो परिवार में एकमात्र व्यक्ति जो उसे सबसे अच्छी तरह से जानता था वह जियो शान था, जो उसके साथ जियानान अकादमी में शामिल हो गया था। वह जियाओ मिंग से पहले केवल 2-3 बार ही मिला था और सीधे शब्दों में कहें तो उसे जियाओ मिंग से मिले हुए काफी समय हो गया था। चचेरा भाई जियाओ मिंग, वह अपने मालिक को अलविदा कहने गया है, चलो उड़ते जादुई जानवर में उसका इंतजार करते हैं, जियाओ शान ने समझाया। जब उड़ने वाला जादुई जानवर जियानान शहर में पहुंचने वाला था तो जियो मिंग अकेले उड़ने वाले जादुई जानवर से दूर चला गया और अपने मालिक के निवास की ओर चला गया। आखिरकार दूसरों को उठाने का मामला अकेले ही जियो शान द्वारा संभाला जा सकता था, उन दोनों को एक साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जियो शान का स्पष्टीकरण सुनकर जियो यू और जियो हू ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। वे जानते थे कि जियाओ मिंग का जियानान अकादमी में एक मास्टर था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह कौन शिक्षक था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीजों के बारे में सक्रिय रूप से पूछताछ नहीं की थी। ठीक है, यहाँ रुको मत, जल्दी करो और चलो। जियो शान 2 कदम चलने के बाद मुड़ा और पाया कि जियो यू और जियो हू दोनों अभी भी उसी जगह पर फंसे हुए थे, इसलिए वह आग्रह करने से खुद को रोक नहीं सका। चल दर ... एल्डर हुओ के निवास में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, यह अभी भी वही छोटा सा आंगन था जो पूरी तरह से बांस से बना था। अपने सामने छोटे से शांत आंगन को देखते हुए जियो मिंग ने आंगन का दरवाजा खोला और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर चला। जैसे ही वह इसे खोलने वाला था, कमरे का दरवाजा खुल गया और उसकी आंखों में एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। जियो मिंग, जियाओ मिंग ने आश्चर्यचकित युवती को देखा और मुस्कुराया, बहुत समय हो गया तुमसे मिले नहीं, हू जिया, तुम यहाँ गुरु के साथ क्यों हो? जब जियाओ मिंग अपने स्वामी एल्डर हुओ की तलाश कर रहा था तो कभी कभी वह हू जिया की भी तलाश करता था, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में उन दोनों के बीच कोई खास संबंध नहीं रहा। मेरे दादाजी ने मुझे दादाजी हुओ को कुछ देने के लिए कहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगे। वैसे तुम्हें मुझसे मिलने आए हुए कुछ महीने हो गए हैं। हू जिया ने अपने बालों को पीछे की ओर झटकते हुए मुंह बनाया। बीच के 6 वर्षों में हू जिया का शरीर धीरे धीरे विकसित हुआ और 14 साल की उम्र में और अपने चरम पर इस कदम का एक अलग ही स्वाद था। क्षमा करें, मैं काफी व्यस्त रहा हूँ। जियाओ मिंग ने असहायता से अपने हाथ फैलाए और कहा, डूकिंग क्षेत्र में साधना में अधिक समय लगता है। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए वह अपने मालिक के घर भी अक्सर नहीं गया था। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं, आपने मुझे विशेष रूप से आपको खोजने के प्रयास से बचाया। अच्छा, क्या हुआ? हू जिया की आंखें थोड़ी उलझन में दिखीं। मैं जियामा साम्राज्य में वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर हू जिया का माथा सिकुड़ गया, लेकिन वो तुरंत शांत हो गई और उसने धीरे से पूछा, आप आज जा रहे हैं? हाँ, मैं इस बार अपने मालिक को अलविदा कहने आया हूँ। आप कब वापस आ रहे हैं? 1 वर्ष जितना छोटा और 2 या 3 वर्ष जितना लंबा, मैं निश्चित नहीं हूँ। जियो मिंग ने धीरे से कहा, हालांकि उसके दिल में एक सामान्य उम्मीद थी, लेकिन जीवन सिम्युलेटर के साथ वह जानता था कि चाहे वह कुछ चीज़ों की कितनी भी अच्छी तरह से योजना क्यों न बनाए, कुछ चूक होगी, जैसा कि सिम्युलेटर के नकली जीवन से स्पष्ट होता है जिसमें हमेशा कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती थीं। इन शब्दों को सुनने के बाद हू जिया की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास और थोड़ी आत्महीन थी। पहले तो मैंने सोचा, मैंने तुम्हें इन अकेडमी में मेरा इंतजार करने के लिए भी कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही तुम स्नातक हो चुके हो, जबकि मैं अभी भी डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में हूँ। ये जियाओ मिंग को नहीं पता था कि इस टिप्पणी को कैसे लिया जाए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हू जिया ने खुद पर ही हंसी और फिर कहा, जियामा साम्राज्य जियानान अकादमी की तरह नहीं है। अगर कुछ हुआ तो अकादमी से आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए जब तक आप वापस नहीं आते आपको सावधान रहना चाहिए। यदि इस समय यहाँ जियानान अकादमी के छात्र होते तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कि जियानान अकादमी की प्रसिद्ध छोटी चुड़ैल अपने एक साथी छात्र की इतनी परवाह करती है। ये ज्ञात होना चाहिए कि जैसे जैसे हू जिया बड़ी हुई, पहले से ही काफ़ी लोग थे जिन्होंने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वे जियानान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक की पोती के रूप में उसकी स्थिति को महत्व देते थे और उसकी स्थिति को बनाए रखने की मानसिकता रखते थे, लेकिन उसने कभी किसी के सामने अच्छा चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए अब ये दृश्य पिछले एक के विपरीत स्वाभाविक रूप से लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। मैं समझता हूँ, बाहर खतरा है, मैं सावधानी से काम लूँगा। जियाओ मिंग हल्के से हंसा। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गई। हू जिया ने बड़बड़ाया और रास्ते से हट गई। मैं अब तुम्हें और देर नहीं करूंगी,
दादाजी हो को ढूंढो, मुझे अभी भी अपने दादाजी के पास वापस जाना है ताकि उन्हें बता सकूं कि मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दी है। ऐसा कहने के बाद हु जिया जियाओ मिंग को पीछे छोड़कर दूर चला गया। हु जिया की पीठ को देखते हुए जियो मिंग एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर भी अपना सिर घुमाया और घर में प्रवेश किया। आप वापस आ गए हैं। घर के अंदर एल्डर हुओ अभी भी पहले की तरह ही थे, कुछ भी नहीं बदला था। वह वर्तमान में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनकी नज़र जियाओ मिंग पर थी जो अभी अभी अंदर आया था। मैंने अभी अभी उस हु जिया लड़की के साथ आपकी पूरी बातचीत सुनी है, अपने आप को सुरक्षित रखना याद रखें। जियो मिंग अपने परिवार के पास वापस लौट आएगा, एल्डर हुओ को इसकी उम्मीद थी। ये कहा जा सकता है कि जियो मिंग के लौटने का फैसला करने से पहले वह 8 साल से अधिक समय तक दूर रहा था, जो पहले से ही उसकी उम्मीदों से परे था। लेकिन ये समझ में आता था जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में उनका कोई कहना नहीं था कि जियाओ मिंग वापस लौटना चाहती है या नहीं। आखिरकार युवा लोगों को हमेशा ही अपने रास्ते पर चले जाना होता है, परिवार के पास वापस लौटना तो दूर की बात है। और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को वह सब कुछ सिखाया था जो वे वर्षों से जानते थे। उनका शिष्य भी असाधारण रूप से योग्य था और उनसे आगे निकलने में सक्षम था, इसलिए अब वे उसे केवल सुरक्षित रहने की सलाह दे सकते थे। जियो मिंग ने चुपचाप सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह ध्यान देगा, और फिर अपने भंडारण रिंग से ज़ेड की एक और बोतल निकाली। गुरुजी, यह सोंग ब्रेकिंग पिल है, आपके शिष्य की ओर से आभार प्रकट करने का एक छोटा सा प्रतीक। जियाओ मिंग के हाथ में ज़ेड की बोतल देखकर एल्डर फायर के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। ज़ोंग ब्रेकिंग पिल, आपने इन कुछ महीनों में अपने कीमिया कौशल में तेजी से प्रगति की है। आप पहले से ही इस कठिनाई की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। वास्तव में जियो मिंग ने ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत नहीं किया था। उसके हाथ में जो ज़ोंग ब्रेकिंग पिल थी वह वास्तव में उसने सिम्युलेटर से प्राप्त की थी, लेकिन अपने मालिक की उत्तेजना पर उसने मुस्कुराया और बिना कुछ बताए उसे ज़ेड बोतल सौंप दी। चूंकि यह प्रशंसा का प्रतीक है, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। अपने शिष्य को देखते हुए एल्डर हुओ ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया, क्योंकि जियाओ मिंग पहले से ही ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत कर सकता था, इसलिए उसे अपने शिष्य की इच्छाओं को अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गोली प्राप्त करने के बाद एल्डर हुओ ने उसे कुछ और सलाह दी, अपना हाथ हिलाया और जियो मिंग को जाने दिया। छोटे से आंगन से बाहर निकलने के बाद जियाओ मिंग ने घर की ओर देखा, इससे पहले कि उसकी पीठ पर 2 पंख दिखाई देते और वह हिंसक रूप से आकाश में भाग जाता। छोटे से आंगन में शोरगुल सुनकर घर के अंदर बैठे बुजुर्ग हुओ ने आह भरी, वह बड़ा हो गया है। जाहिर है, विदाई हमेशा दुखद होती थी। ... जियो मिंग की गति के साथ एल्डर हुओ के निवास से जियानान शहर तक उड़ान भरने में अधिक समय नहीं लगेगा। 1/4 घंटे बाद जियाओ मिंग अनगिनत ईर्ष्यालु और आश्चर्यचकित नज़रों के बीच जियाओ शान के सामने उतरा। कैसे हुआ? क्या तुमने बाकी लोगों को भी उठा लिया है? चारों तरफ से आती निगाहों को अनदेखा करते हुए जियो शान की ओर देखते हुए जो ग्रिफिन जानवर के पास अकेले इंतजार कर रहा था, जियो मिंग ने पूछा। हो गया, सब लोग अंदर हैं। जियो शान ने ग्रिफिन जानवर पर बने लकड़ी के घर की ओर इशारा करते हुए कहा। ये ग्रिफिन जानवर जो उन्होंने उधार लिया था, उसके पास एक लकड़ी का घर था। इसके बिना हर समय ग्रिफिन जानवर की पीठ पर रहना उनके लिए ठीक था, लेकिन जियो यू और जियो हु इसे सहन नहीं कर सके। यह अच्छा है कि सभी लोग पहले से ही यहाँ हैं। चलो एक साथ ऊपर चलते हैं, अब घर जाने का समय हो गया है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 88। वुटेन शहर, जियो परिवार। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C88 वुटेन सिटी, जियाओ परिवार। अध्याय 88। वुटेन शहर, जियो परिवार। ग्रिफिन बीस्ट में शियाओ यू और शियाओ हु अपनी कुर्सियों पर बैठे थे जब उन्होंने अपने पैरों के नीचे कंपन और भारहीनता की भावना महसूस की। ग्रिफिन बीस्ट में पहले भी रह चुके होने के कारण वे समझ गए कि यह ग्रिफिन बीस्ट ही था जो उड़ान भर रहा था। चूंकि ग्रिफिन उड़ चुका था, इसका मतलब था कि जियाओ मिंग आ चुका था। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर कदमों की आवाज सुनाई दी और सफेद कपड़े पहने एक सुंदर युवक कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे लंबा जियो शान भी आया। चचेरे भाई जियो मिंग, चचेरे भाई जियो शान। जियाओ मिंग और जियाओ शान को प्रवेश करते देख जियाओ हु और जियाओ यू जल्दी से खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया, जाहिर तौर पर अभी भी थोड़ा घबराए हुए थे। जियाओ यू और जियाओ हु ने बहुत पहले ही अपने चचेरे भाई जियाओ शान से जान लिया था कि जियाओ मिंग की ताकत अब डूकिंग क्षेत्र में थी, इसलिए भले ही उनका जियाओ मिंग के साथ रक्त संबंध था,
फिर भी वे थोड़े घबराए हुए थे। उनके लिए घबराए बिना रहना असंभव था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सामना डू किम जैसे शक्तिशाली खिलाड़ी से हो रहा था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में वे अपनी सीमित ताकत के साथ सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे घबराए हुए थे। खासकर तब जब जियाओ मिंग 8 साल से कबीले से बाहर था। ईमानदारी से कहें तो वे उससे बहुत परिचित भी नहीं थे। चचेरे भाई शियाओ यू, चचेरे भाई शियाओ हु, बहुत समय हो गया मिलते हुए। उन्हें देखकर जियो मिंग ने एक सौम्य मुस्कान दिखाए। वह उन दोनों से पहले भी मिल चुका था, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें काफी समय हो गया था। वह देख सकता था कि वे दोनों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। जियाओ मिंग को इस बारे में सोचने के बाद पता चल गया कि क्या चल रहा है, और मुस्कुराने के बाद उसने कुछ नहीं कहा और बस मेज पर बैठ गया। जब जियो शान जियो मिंग के बगल में बैठ गया, तो जियो यू और जियो हू ने एक दूसरे को देखा और अपनी कुर्सियों पर वापस बैठ गए। जियो मिंग ने चारों ओर देखा और फिर जियो शान से पूछा, क्या सुतियान कमरे में है? खैर, भाई सुतियान साधना करने के लिए अपने कमरे में लौट आए हैं। ये सुनकर कि सुतियान अभी भी उसके कमरे में है, जियाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए महसूस किया और जांच की कि सुतियान वास्तव में उसके कमरे में थी, जिससे वह संतुष्टि में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बार वह वास्तव में केवल सुतियान को परखने के लिए गया था, ये देखने के लिए कि क्या वह उसकी अनुपस्थिति में चला जाएगा, और ऐसा लग रहा था कि सुतियान के मन में इस समय ये बात नहीं थी। यदि सुतियान भाग गया होता तो वास्तव में उसके पास उसे वापस खदेड़ने का एक तरीका होता, सिवाय इसके कि यह किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। विशेष रूप से सुतियान के लिए ये संभवतः एक और गंभीर पिटाई होती, जो किसी भी तरह से सुखद अनुभव नहीं होता। हालांकि सुतियान को पीट पीट कर मार डाला गया था, फिर भी जियाओ मिंग एक गुलाम मालिक के रूप में उस पर बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। भले ही सुतियान उसे मालिक कहता था और खुद से ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वह एक नौकर की स्थिति में हो। अब उसके व्यवहार से जियो मिंग ने सोचा कि शायद वह सुतियान को प्रशिक्षित करने पर विचार कर सकता है, जो उसके लिए बहुत कम उपयोगी थी लेकिन जियो परिवार के लिए बेहद उपयोगी थी। यदि जियाओ परिवार में सुतियान होता तो वह कुछ कुत्तों और बिल्लियों को जियाओ परिवार के साथ छेड़छाड़ करने से रोकता और फिर वे उससे हस्तक्षेप करने के लिए कहते। अपने दिल में योजना बनाने के बाद जियो मिंग ने फिर से अपना सिर उठाया और पूछा, जियान ने कोई परेशानी तो नहीं पैदा की है न? जैसा कि आपने मुझे बताया था, जब वह सो रही थी तो कोई भी उसके पास नहीं आया, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। यह अच्छा है कि कोई भी उसके पास नहीं आया। हालांकि जादुई जानवर ऊर्जा पचाने के दौरान निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बाहरी दुनिया को नहीं समझते हैं। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति उनके पास आता है तो उनकी स्वसहज सुरक्षा के तहत ये खतरनाक हो सकता है। जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चचेरा भाई जियाओ मिंग अभी भी उतना ही सुंदर है जितना वह बचपन में था। जैसे ही जियाओ मिंग बोल रहा था, जियाओ यू, जो उसके बगल में था, चकित होकर उसकी प्रोफाइल को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था। जियाओ मिंग को जियाओ परिवार में प्रसिद्धि तब मिली थी जब वह बच्चा था और उसकी प्रतिभा उजागर नहीं हुई थी। उनकी प्रसिद्धि उनके आकर्षक रूप पर आधारित थी, जैसा कि इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि जियाओ यान, जो उस समय एक स्टार था, जियाओ मिंग को पहचान सकता था, जिसके साथ उसका मूल रूप से बहुत कम लेन देन था। हालांकि इस दुनिया में जहां ताकतवर लोगों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है, सुंदर होना या न होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन बच्चे, खैर, कभी कभी वे इतना ध्यान नहीं देते थे, इसलिए जियाओ यू ने पहले भी जियाओ मिंग के कुछ उम्रदराज बच्चों से घिरे होने के दृश्य देखे थे। अगर यह अब होता तो मुझे लगता है कि चचेरे भाई जियाओ मिंग की शक्ल के कारण वह महिलाओं को पागल करने में सक्षम है। अगर वह दुष्ट सूनी और अन्य उसे देखते तो वे निश्चित रूप से फिर से गंदी बातें करने लगते। जियाओ यू ने मन ही मन सोचा, जूनी एक सहपाठी थी जिसे वह जियानान अकादमी में जानती थी, जो अश्लील टिप्पणियां किया करता था। चचेरी बहन शियाओ यू में बचपन से लेकर अब तक कोई खास बदलाव नहीं आया है। जब जियाओ यू उन सभी दृश्यों के बारे में सोच रही थी जो वह जियाओ परिवार में जियाओ मिंग के बारे में देखा करती थी, उसने अचानक सुना कि जियाओ मिंग उसके बगल में उससे बातचीत शुरू कर रहा है। आह! जियाओ यू चौंक गई जब उसकी कल्पना अचानक बाधित हुई, और ये देखकर कि यह जियाओ मिंग उससे बात कर रहा था, उसने सोचा कि जूनी और लड़कियों ने एक पल पहले उसके मन में क्या कहा होगा और उसे शर्मिंदगी का एक अजीब सा एहसास हुआ, और उसके सफ़ेद गाल थोड़े लाल हो गए। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर जियो मिंग को थोड़ा असुरक्षित महसूस हुआ और उसने वही दोहराया जो उसने अभी कहा था।
इस बार जियाओ यू ने अंततः उसे स्पष्ट रूप से सुना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा खांसा। ये कैसे हो सकता है? असल में ये चचेरा भाई जियाओ मिंग है जो पहले जैसा ही है। तुम इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। हे, क्या ऐसा है? इन शब्दों पर जियाओ मिंग हंसा। बेशक ये सच है। मेरी राय में चचेरे भाई जियाओ मिंग हमेशा लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत ही विनम्र रहे हैं, और आप अभी भी पहले की तरह ही हैं, कुछ लोगों के विपरीत जो सिर्फ इसलिए अभिमानी और दबंग होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ प्रतिभा है। जियाओ यू ने यह नहीं बताया कि वो सोचती है कि जियाओ मिंग बचपन की तरह ही सुंदर है। इसके बजाय उसने अन्य बातों का उल्लेख किया। उसके बगल में बैठे जियो हु और जियो शान ने उसकी बातों पर सिर हिलाया। जियो मिंग का स्वभाव अच्छा था और उन्होंने उसे कभी गुस्सा होते या ऐसा कुछ करते नहीं देखा था। ये कुछ ऐसा था जिसे जियो शान, जो सबसे लंबे समय से जियो मिंग के साथ था, आत्मविश्वास से आश्वस्त कर सकता था। थोड़ी प्रतिभा के साथ अभिमानी और दबंग होने की बात करते हुए जियाओ यू को अचानक कुछ याद आया और तुरंत बोला, जिस बारे में बात करते हुए, एक बात है जिसके लिए मुझे आपको धन्यवाद देना है, चचेरे भाई जियाओ मिंग। यह क्या है? ये सुनकर जियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम्हें अभी भी याद है जब तुम छोटी थी तो तुमने मुझे याद दिलाया था कि पहाड़ के पीछे सांप है और मुझे एक नौकरानी को गर्म झरनों पर ले जाना चाहिए? जियाओ मिंग के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे याद है। क्या ये संभव है कि आपने सचमुच सांपों का सामना किया हो? आपको तो सांपों ने नहीं काटा है न? वास्तव में पीछे के पहाड़ में एक प्रकार का गैर विषैला सांप है जो लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से काटता है। मैंने भी इसका सामना किया है। ये सिर्फ इतना है कि उस तरह का सांप आम नहीं है, और यह काफी दुर्भाग्य है कि आपका सामना उससे हुआ, चचेरी बहन शियाओ यू। जियाओ शान ने उसके बगल में कहानी फिर से शुरू की। शियाओ यू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैंने सांप का सामना नहीं किया, लेकिन एक भेड़िए का सामना किया। आह, क्या पहाड़ के पीछे अभी भी एक भेड़िया है? आपने इसे गलत देखा होगा। जियो शान की अभिव्यक्ति भ्रमित थी। पिछला पहाड़ जियो परिवार के पिछवाड़े से जुड़ा हुआ था कि वहां गैर जहरीले सांप पहले से ही सीमा थे, वहां एक भेड़िया कैसे हो सकता है? जियो हु, जिसने उसके बगल में ज्यादा कुछ नहीं कहा था, वह भी उलझन में था। जियो परिवार के पीछे के पहाड़ में भेड़ियों का होना वास्तव में असंभव था। जियो शान और अन्य लोगों की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखकर जियो यू को पता था कि उन्होंने गलत समझा है और इसे स्पष्ट न करने के लिए खुद को दोषी ठहराया और तुरंत समझाया, यह एक कामुक भेड़िया है। जियो शान और अन्य लोग मूर्ख नहीं थे, और जब उसने ऐसा कहा तो सभी समझ गए। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि गर्म पानी के झरने में झांकते हुए तुम्हें एक विकृत व्यक्ति मिला? जियाओ मिंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। ऐसा नहीं हो सकता, है न? किसमें इतनी हिम्मत है कि वह इतना बोल्ड हो सके? बगल में खड़ी जियो शान थोड़ी हैरान थी। जियो परिवार के नियम सख्त थे, और जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता था उसे कड़ी सजा दी जाती थी। वास्तव में एक था, क्योंकि मैंने सुना कि आपने कहा था कि पीछे के पहाड़ में सांप हैं। मैं गर्म पानी के झरने में स्नान करने की तैयारी करने से पहले नौकरानी के साथ आसपास के माहौल की जांच करने में कुछ समय बिता रहा था। यह उस समय था जब जियोयान अचानक अंदर आया और मुझे मिल गया। जियो मिंग की यह बात सुनकर जियो यू ने जल्दी से समझाया। जियोयान, ये नाम सुनकर जियो मिंग की प्रतिक्रिया थोड़ी कम थी, जबकि उसके बगल में जियो हु और जियो शान ने थोड़ी अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की और अविश्वास में कहा, वह विकृत व्यक्ति जियाओ यान है। नहीं, वह कबीले के मुखिया का बेटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह इस मामले की गंभीरता को न जानता हो। हम क्यों नहीं करेगा? तुम लोग इतने लंबे समय से कबीले में नहीं हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह छोटा सा बदमाश कितना गुस्सा दिलाने वाला है। वह अपनी नाक आसमान की ओर रखता था, सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ प्रतिभा थी। गर्म झरनों में घुसना और यह कहना कि वह गलती से अंदर आ गया है, कौन इस पर विश्वास करेगा? जियोयू के स्वर में नाराजगी और अवमानना लगभग बह निकली, और वह जियोयान के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण लग रही थी। दोनों के बीच झगड़े का कारण संभवतः जियोयान का गर्म पानी के झरने में दिखना था। जियाओ यू, ग्रैंड एल्डर की पोती होने के नाते और अच्छी प्रतिभा होने के कारण, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो इतना अच्छा स्वभाव वाला नहीं था, बल्कि थोड़ा द्वेषपूर्ण था, और जियाओ यान को हमेशा उसके द्वारा इस तरह उकसाने के बाद याद किया जाता था। अगर यह पूछा जाए कि जियो परिवार में जियो यान से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है, तो अनुमान लगाया गया कि वह सूची में सबसे ऊपर होगी। जियो यान के अहंकार को जियो यू के मुंह से कहा गया था, बाकी सभी वास्तव में इसके बारे में जानते थे। वास्तव में ये समझना मुश्किल नहीं था, अहंकार प्रतिभाओं की एक आम समस्या थी।
जियो परिवार में जियो यान की पिछली प्रतिभा जियो मिंग के बाद दूसरी सबसे अच्छी थी और वह कबीले के मुखिया का बेटा था। अपने 2 बड़े भाइयों द्वारा लाड़ प्यार किया गया था। उसके लिए दूसरों के प्रति अभिमानी होना असामान्य नहीं था। जियानान अकादमी जैसी जगह में जहां प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते थे, उन्होंने कई अभिमानी छात्रों को देखा था, इसलिए अब वे उनके साथ सामान्य व्यवहार कर सकते थे। जब तक किसी के पास ताकत और प्रतिभा है, तब तक वह जितना चाहे उतना अहंकारी हो सकता है। कोई कुछ नहीं कहेगा, दूसरे लोग अधिक से अधिक अपने दिल में आपका अपमान करेंगे, लेकिन सतह पर वे फिर भी आपके साथ सम्मान से पेश आएंगे। बेशक, चूंकि आप अहंकारी थे, इसलिए आपके पास हर समय अहंकारी बने रहने की ताकत होनी चाहिए। अन्यथा, यदि इस प्रक्रिया में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे आपको नहीं करना चाहिए था, तो यह एक आपदा होगी। दूसरे लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी सारी पिछली शिकायतें आप पर उड़ेल देंगे। दूसरों की नकारात्मक भावनाओं का निशाना बनना ही वो परिणाम था जिसका सामना करना पड़ा। जियो यू को देखते हुए जो जियो यान के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण था, जियो शान ने आह भरी ईमानदार होने के लिए उसने महसूस किया कि जियो यू के शब्दों में अभी भी कुछ सच्चाई थी। चाहे जियो यान का गर्म पानी के झरने में प्रवेश करने का इरादा था या नहीं, प्रवेश करना अभी भी गलत था। गर्म पानी के झरने में प्रवेश करने की घटना के बिना जियो यू को जियोयान से इतनी नफरत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही उसने इसे उनमें से किसी से छिपाने की कोशिश की। इससे जियाओ यान के बारे में उनके मूल्यांकन में गिरावट आने लगी। ये देखकर कि माहौल में कुछ गड़बड़ है, जियाओ मिंग ने विषय बदलने की पहल की। यह अच्छी बात है कि मेरी प्रारंभिक सलाह ने आपकी अच्छी सेवा की है। जैसा कि कहा गया है, आपकी वर्तमान ताकत एक 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर है ना? कड़ी मेहनत करो। अगर आप इस साल डू मास्टर दायरे में साधना कर सकते हैं, तो मैं आपको एक उपहार दूंगा। जियो यू और जियो हू तुरंत इन शब्दों से आकर्षित हुए। पिछले कुछ वर्षों में जियो मिंग ने जियो परिवार को कई उच्च स्तरीय डू तकनीकें भेजी थीं, साथ ही कुछ गोलियां वगैरह भी। अब जबकि उन्होंने कहा कि वे उपहार देना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से कोई साधारण बात नहीं थी। ये किस तरह का उपहार है? जियो यू ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। ठीक है, एक ऐसी वस्तु जिसका मैं उपयोग नहीं कर सकता। जियो शान को रोकते हुए जो उसके बगल में बात करना चाहता था, जियो मिंग ने जियो हू से कहा जो उसके बगल में था और ईर्ष्यालु भाव से बोला, यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। अगर तुम इस साल इन अकेडमी में प्रवेश पा सको, तो मैं तुम्हें भी एक उपहार दूंगा। चूंकि वे दोनों एक ही परिवार से थे, इसलिए उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना ठीक नहीं था। चचेरे भाई, आपको धन्यवाद। जियो हू, जो उसके बगल में था, उसे भी हिस्सा मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने बहुत खुशी के साथ जवाब दिया। उसके चेहरे पर मना करने का जरा सा भी इरादा नहीं था। आखिरकार जियो मिंग एक डू किंग पावरहाउस और कीमियागर था। भले ही वो उसे कुछ यादृच्छिक चीज दे जो उसके लिए किसी काम की नहीं थी, यह अभी भी एक खजाना होगा। केवल सिर में छेद वाला कोई व्यक्ति मना कर सकता है। ओह, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी कबीले तक पहुंचने में लगभग 20 दिन हैं। इस बीच सभी लोग अच्छी तरह से खेती करते हैं। ... अगले 20 दिनों में ग्रिफिन जानवर जियामा साम्राज्य की ओर उड़ता रहा और विभिन्न साम्राज्यों की सीमाओं पर उड़ता हुआ जियानान अकादमी की प्रतिष्ठा और अपनी स्वयं की डू किंग स्तर की ताकत पर भरोसा करते हुए जियाओ मिंग और अन्य लोग बिना किसी परेशानी के और सुरक्षित रूप से पहुंचे। जियामा साम्राज्य के सीमावर्ती शहरों ने भी उन्हें नहीं रोका और बिना किसी देरी के उन्हें जाने दिया। केवल एक बात यह है कि जियाओ मिंग के बारे में जानकारी सीमावर्ती शहरों से कुछ स्थानों तक फैलने लगी। ... 20 दिन बाद एक जादुई जानवर जियामा साम्राज्य के एक शहर के ऊपर से उड़ रहा था। ग्रिफिन जानवर में जियान जियाओ मिंग के बगल में ऊँग कर बैठ गया। जिस दिन वे चले गए, जियान जाग गया और 20 दिनों से अधिक समय तक ग्रिफिन जानवर में रहा। अन्य ठीक थे। जियान को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि वह ऊब से मर रही थी। जियो मिंग, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। अगर तुम बोर हो रही हो तो जाकर खेती करो। उसके बगल में जियाओ मिंग एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी और उसने धीरे से कहा, लेकिन सामान्य खेती बहुत धीमी है। क्यों न हम सब मिलकर औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने चलें? मुझे लगता है कि आसपास बहुत सी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां हैं और जब हम उन्हें पा लेंगे तो हम दोनों को आधी आधी मिल जाएंगी। ये सुनकर जियो मिंग ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी। जियान के उम्मीद भरे छोटे चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे बोला, क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां खोज रहे हैं? आप औषधीय जड़ी बूटियां चुराने की कोशिश कर रहे हैं, है न? औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने की जियान की प्रतिभा बहुत पहले सिम्युलेटर के माध्यम से आई थी।
और इन दिनों कई स्थानों पर जाने के बाद उसने वास्तव में कुछ अच्छी चीज़ों को महसूस किया था। हालांकि उनमें से अधिकांश चीज़ें कुछ विशेष शक्तियों के खजाने थे। जियाओ मिंग को कैसे पता चला कि उनमें से अधिकांश कुछ शक्तियों के खजाने थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान ने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया था कि वह ऊबी है, और उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए जियाओ मिंग एक बार उसके साथ बाहर जाने के लिए सहमत हो गया था। अप्रत्याशित रूप से हर बार जब जियान किसी जगह की ओर इशारा करता तो वह एक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा के साथ एक भारी सुरक्षा वाली इमारत होती। उस समय जियो मिंग चौंक गया, उसने जियान को पकड़ लिया और बाहर भाग गया। उसे डर था कि जियान उस समय अंदर घुस जाएगा जब वह ध्यान नहीं दे रहा होगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। वह बस शांति और स्थिरता से घर जाना चाहता था, वह नहीं चाहता था कि उसका पीछा किया जाए। तुम उन लोगों से क्यों डरते हो? उनमें से कई लोग तुम्हारे जितने मजबूत नहीं हैं। जियान का छोटा सा चेहरा असंतोष से भर गया। मैं उनसे नहीं डरता, बस परेशानी पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम्हें जड़ी बूटियां नहीं चाहिए? लो, ये तुम्हारे लिए है। जियान की नाखुश सूरत देखकर जियाओ मिंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक लाल फल निकाला और जियान को सौंप दिया। यह एक सिंदूरी फल है। जब उसने फल देखा तो जियान की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर दुखी भाव तुरंत गायब हो गया। सिंदूरी फल एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी थी जिसका स्वाद अच्छा था। वह लंबे समय से इस फल के लिए तरस रही थी, लेकिन जियो मिंग ने उसे नहीं दिया था। विशेष सुगंध के साथ मीठे स्वाद ने उसकी स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित कर दिया और जियान ने इसे खाते हुए कहा, स्वादिष्ट। जियान के बालों को रगड़ते हुए जियो मिंग कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर वह जगह थी जहां उसने पिछली बार जियो यू और अन्य लोगों के साथ बातचीत की थी, जिसे शायद ही लिविंग रूम कहा जा सकता था। इस समय जियो शान लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़ा था, दूर तक देख रहा था। जियो मिंग उसके पास आया और पूछा, हमें वुतान शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये सुनकर जियो शान ने एक नक्शा निकाला और उसकी तुलना करने के बाद कहा, हम अभी अभियान सिटी से गुजरे हैं। ग्रिफिन बीस्ट की गति से हमें 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। ओह, हम अंततः वहां पहुंच ही गए हैं। जाओ श्याओ यू और अन्य लोगों से बात करो। ठीक है। जियो शान की पीठ को देखने के बाद जियो मिंग ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और बुदबुदाया। समय गिनते हुए आज वह दिन होना चाहिए जब जियो परिवार कबीले के सदस्यों की डूखी का परीक्षण करेगा। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ जीवन अनुकरण किए थे और लाखों स्वर्ण सिक्के प्राप्त किए थे। वस्तुओं के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक सिमुलेशन में बताया गया कि आज वह समय था जब कबीले का डूक्यू परीक्षण किया जाएगा। वुटेन शहर के जियो कबीले डूक्यूई परीक्षण जादू पत्थर स्मारक का वर्ग। युवा लड़के और लड़कियां एक साथ इकट्ठे होते थे और समय समय पर जिस युवक का नाम पुकारा जाता था वह अपनी डूक्यूई का परीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंच पर दौड़ता था। परीक्षण जादुई पत्थर की पट्टिका के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था जो पट्टिका पर दिखाई देने वाली जानकारी की घोषणा करने का प्रभारी था। जियो डू शिष्य 6 स्टार स्तर मध्यवर्ती। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 89। जियोयान जो निराशा में है। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C89। जियोयान जो निराशा में है। अध्याय 89। जियोयान जो निराशा में है। जियो लिंग डू शिष्य 6 स्टार स्तर मध्यवर्ती। जियो मेई डू शिष्य 7 सितारा स्तर उच्च। जियो निंग डू शिष्य 8 सितारा स्तर उच्च। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विशाल पत्थर का प्रशिक्षण मैदान 100 से अधिक युवकों से भरा हुआ था और शोरगुल की आवाजें आसमान तक गूंज रही थीं। प्रशिक्षण स्थल के बाईं ओर ऊंचे मंच पर जियाओ परिवार के कुछ सदस्य बैठे थे और बीच में कबीले के मुखिया जियाओ झान और 3 बुजुर्ग साथ ही कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे थे। मंच पर ऊर्जावान लड़के और लड़कियों को देखकर ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। खासकर अपने पोते जियो निंग को देखने के बाद वह अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सके। थोड़ी देर हंसने के बाद ग्रैंड एल्डर ने अचानक जियो झान से कहा, जो उसके बगल में था, हाँ, जब से जियाओ मिंग ने उनकी हुई विधियों और डू तकनीकों को वापस भेजा है तब से हमारा कबीला काफी मजबूत हो गया है। बहुत अच्छे बीज भी हैं, क्या आपको नहीं लगता? जियाओ झान। जियो झान, जियो परिवार कबीले का मुखिया जो उसके पास खड़ा था, बिना कुछ कहे ठंडे स्वर में बोला।
जब से जियाओ मिंग ने जियाओ शान से उन्हें कुछ उच्च स्तरीय तकनीकें और गोलियां भेजने के लिए कहा था, तब से जियाओ परिवार की ताकत काफी बढ़ गई थी और कबीले में कई ग्रैंड मास्टर्स उभरे थे। पिछले साल जियो शान एक बार वापस भी आया था और तब तक वह पहले से ही एक डू स्पिरिट बन चुका था, जो सीधे तौर पर वुतान शहर में बड़े और छोटे परिवारों को डराता था। ये कहा जा सकता है कि इस समय जियो परिवार अब वुतान शहर का सर्वोच्च स्वामी था और इस अर्थ में ग्रैंड एल्डर सही थे। हालांकि वह जानता था कि ग्रैंड एल्डर के इरादे अच्छे नहीं थे और उनके शब्दों में कुछ तो था, ये कहकर कि कई अच्छे बीज थे। वह केवल अपने पोते जियाओ निंग की प्रशंसा करने और अपने बेटे जियाओ यान का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि वह उसे फटकारना चाहता था, लेकिन ग्रैंड एल्डर इतना कपटी था कि उसने सीधे अपने बेटे का नाम नहीं बताया, इसलिए जियो झान केवल ये दिखावा कर सकता था कि उसने उसे नहीं सुना था। ये देखकर कि जियो झान ने उसे अनदेखा कर दिया, ग्रैंड एल्डर हंसे और अब उसे चिढ़ाना बंद कर दिया, जिसने आज उसे अच्छे मूड में ला दिया। जियो निंग पहले ही 8 सितारा डू शिष्य तक पहुंच चुका था और अब उसे अध्ययन के लिए जियानान अकादमी भेजा जा सकता था। जियाओ मिंग और जियाओ शान के साथ वह और भी तेजी से बढ़ने में सक्षम हो जाएगा और शायद बहुत जल्द ही उनसे आगे निकलकर डू स्पिरिट का पावर हाउस बन जाएगा। इसके अलावा जियाओ यू, जो पहले से ही जियानान अकादमी में था, उसके सभी पोते पोतियों का भविष्य अच्छा था, इसलिए वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। सिर्फ इसलिए कि सबसे बड़े बुजुर्ग चिढ़ाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग भी ऐसा नहीं चाहते थे। दूसरे बुजुर्ग ने, जो काले रंग का लबादा पहने हुए थे, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए धीरे से कहा, अच्छे बीजों की बात करें तो हमारे जियाओ परिवार के दूसरे प्रतिभाशाली जियाओ यान ने परिवार का बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन क्या वह ठीक हो गया है या नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे बुजुर्ग ने अपने बेटे का नाम पूछा, जिससे जियो झान का चेहरा ठंडा हो गया। मेरा क्या मतलब है? मतलब बहुत सरल है, भले ही मैं तुम्हें उसका इलाज बंद करने के लिए कहूँ, ये समय की बर्बादी है। पिछले साल तुमने परिवार की ओर से चौथे स्तर के कीमियागर को खोजने के लिए निजी तौर पर जियाओ मिंग से चौथे स्तर की गोली की रेसिपी मांगी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि यह बेकार था और गोली की रेसिपी बर्बाद हो गई। अगर हमने इसे संसाधनों के लिए बदल दिया होता तो परिवार ने कई और विशेषज्ञ पैदा किए होते, और तुम इसे इस तरह बर्बाद कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने भाषण के अंत में दूसरे एल्डर के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी, जाहिर तौर पर थोड़ी नाराजगी थी कि एक उच्च स्तरीय गोली का नुस्खा बर्बाद हो गया। हे, यह मत भूलो कि कबीले का मुखिया कौन है। कबीले के मुखिया के रूप में मुझे कबीले की ओर से सभी कबीले सदस्यों को पत्र लिखने का अधिकार है, और मुझे कबीले के संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करने का भी अधिकार है। चूंकि जियाओ मिंग ने जियाओ शान को गोली का नुस्खा हमारे पास लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। जियो झान, जियो कबीला सिर्फ तुम्हारा जियो कबीला नहीं है, और चूंकि तुम कबीले की ओर से लिख रहे हो, इसलिए वे चीजें कबीले की होनी चाहिए, तुम्हारी निजी चीजें नहीं। आप। जैसे ही स्टैंड में विवाद बढ़ने लगा, प्रशिक्षण मैदान के मध्य से एक आवाज आई, अगला जियाओ यान। यह आवाज सुनकर जियो झान का चेहरा स्तब्ध रह गया और वह प्रशिक्षण मैदान के किनारे खड़े युवक की ओर देखने लगा। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र की ओर देखते हुए बगल में खड़े बुजुर्गों के चेहरे पर भी हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये नाम सुनकर प्रशिक्षण मैदान में मौजूद लड़के लड़कियां भी प्रशिक्षण मैदान के किनारे खड़ी उस आकृति को देखने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वे कोई शो देख रहे हों। आइए देखें कि क्या हमारा महान प्रतिभाशाली अभी भी 3 सितारा डू डिसाइपल में है। जीनियस। चलो उसे बेकार ही कहो। अरे, अपनी आवाज धीमी रखो, कबीले की मुखिया को अपनी बात सुनने मत दो, नहीं तो वह तुम्हें सजा देगा। हे, तुम किस बात से डर रहे हो? मेरे पिता पिछले साल डू ग्रैंड मास्टर के पास गए थे, और मैं सच कह रहा हूँ, उन्हें मुझे सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह भीड़ के बीच से गुजरा, उसके चारों ओर तीखी आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे जियो यान ने अपनी हथेलियां भींच ली और उसका पूरा चेहरा भावहीन हो गया। जादुई पत्थर की पट्टिका के पास पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसे दृढ़ता से दबाया, जिससे उसके शरीर में मौजूद डूक्यू बाहर निकल आया। 2 शिष्य 3 सितारा। 4 बड़े अक्षरों को देखते हुए, जो इतने चमकीले ढंग से चमक रहे थे कि वे थोड़े अंधे भी थे, जियो यान के होठों के कोने पर आत्महीनता का संकेत था, और उसकी कसकर बंद हथेली ने मजबूत बल के कारण थोड़े तीखे नाखूनों को उसकी हथेली में गहराई तक गड़ा दिया, जिससे दर्द का एक विस्फोट हुआ। जियो यान, डू शिष्य 3 सितारा। स्तर निम्न।
जादुई पत्थर की गोली के पास बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गोली पर प्रदर्शित जानकारी पर नजर डाली और उदासीन स्वर में इसकी घोषणा की। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शब्द अभी सुनाई ही दिए थे और जैसी की उम्मीद थी, भीड़ भरे चौक में उपहास से भरा शोर मच गया। 3 स्टार, हे, जैसी की उम्मीद थी, ये प्रतिभा इस साल फिर से अटक गई। अरे, इस बर्बादी ने सचमुच कुल को बदनाम कर दिया है। यदि ऐसा न होता कि कुल का मुखिया उसका पिता है, तो इस तरह के निकम्मे को कुल से बाहर निकाल दिया जाता और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता, फिर उसे कुल में रहकर मुफ्त में खाने पीने का मौका कैसे मिल सकता था। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अतीत में वुतान शहर में जाना जाता था, वह अब ऐसी स्थिति में कैसे आ गया? कौन जानता है, हो सकता है उसने कुछ गलत किया हो और देवताओं को भड़का दिया हो और वे क्रोधित हो गए हों। मंच पर जियो झान ने अपने बेटे का उपहास होते देखा और उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। मंच पर आसपास से आ रही तिरस्कारपूर्ण हंसी और दयनीय आहें जियाओयान के कानों पर पड़ रही थी, जो एक लकड़ी के खंभे की तरह थे जो अपनी जगह पर ही खड़े थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तीखा कांटा उसके दिल में जोर से चुभो दिया गया हो, जिससे उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। जियाओयान ने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे उसका चेहरा कुछ नाजुक और कोमल दिखाई दिया। उसकी कोयले जैसी काली आंखें उसके आसपास के मजाक उड़ा रहे साथियों पर घूम रही थीं और उसके मुंह के कोने पर आत्महीनता और भी कड़वी लग रही थी। ये लोग इतने क्रूर और घमंडी क्यों हैं? शायद इसलिए कि 3 साल पहले उन्होंने मेरे सामने सबसे विनम्र मुस्कान दिखाई थी, इसलिए अब वे अपनी मानसिक स्थिरता को संतुलित करना चाहते हैं। एक कड़वी मुस्कान के साथ जियोयान उदास होकर मुड़ा और चुपचाप लाइन के अंत में लौट गया। अगला, जियो, रुको, वह क्या है? इससे पहले कि मध्यम आयु का व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एक युवक की चीख सुनाई दी जो आकाश में किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा था। सभी ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और आकाश में एक विशाल काली छाया उनकी ओर आ रही थी। काली छाया की गति बहुत तेज थी और जल्द ही कुछ अच्छी दृष्टि वाले लोग इसे स्पष्ट रूप से देख पाए। यह एक जादुई जानवर लगता है। हाँ, यह एक उड़ने वाला जादुई जानवर है जिसके ऊपर लकड़ी की झोपड़ियां बनी हुई हैं। यह अवश्य ही किसी महान शक्ति वाला उड़ने वाला जादुई जानवर होगा। ये जियानान अकादमी का उड़ने वाला जादुई जानवर है। मैंने इसे एक बार प्रवेश के दौरान देखा था। जियानान अकादमी, वे वुतान सिटी में कैसे आए, अगर अभी प्रवेश की तारीख नहीं है? भीड़ में हलचल मच गई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आकाश में उड़ता हुआ जादुई जानवर पत्थर के प्रशिक्षण मैदान के ऊपर आकाश में पहुंच गया और हवा में मंडराने लगा। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, हवा चल रही थी, जिससे नीचे कुछ जियाओ कबीले के लोगों की आकृतियां हिल रही थीं और वे लगभग जमीन पर गिरने की स्थिति में थे। उड़ते हुए जानवर की हरकत से कुछ हलचल हुई, लेकिन जहाज पर सवार लोगों को स्थिति का एहसास हो गया और उन्होंने जादुई जानवर को थोड़ा ऊपर उड़ा दिया ताकि किसी को चोट न पहुंचे। ब्लीचर्स पर जियो झान और कुछ बुजुर्ग जो पहले से ही घबराए हुए खड़े थे, ये दृश्य देखकर राहत महसूस कर रहे थे और दूसरे पक्ष से उनके आने का कारण पूछने के लिए आगे बढ़ने वाले थे जब उन्होंने आकाश से एक लड़की की आवाज़ सुनी। जियो मिंग, क्या ये तुम्हारा कबीला है? तुम्हारे कबीले के सदस्य इतने कमजोर क्यों दिखते हैं? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 90। आश्चर्यचकित कबीले के सदस्य। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C90। आश्चर्यचकित कबीले के सदस्य। अध्याय 90। आश्चर्यचकित कबीले के सदस्य। ग्रिफिन जानवर के ऊपर जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया जब उसने अपने बगल में जियान के शब्दों को सुना और कहा, हालांकि वुतान शहर की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा केवल मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब होने की सुविधा के कारण है। हालांकि जियो परिवार वुतान शहर का सर्वोच्च स्वामी है, यह अभी भी केवल एक छोटा परिवार है। बेशक वहां बहुत अधिक मजबूत लोग नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद जियो मिंग ने धीरे से जियो शान से कहा, जो घर जाने के लिए थोड़ा उत्साहित था। जियो शान, ग्रिफिन जानवर को नीचे उतरने के लिए नियंत्रित करने के लिए एक जगह ढूंढो। तुम अभी जितनी लापरवाह थी उतनी मत बनो, सावधान रहना याद रखो। जियाओ शान, जो ग्रिफिन की लगाम के पास खड़ा था, अजीब तरह से मुस्कुराया। वास्तव में उसने अभी एक गलती की थी, ये भूलकर कि उसके परिवार की ताकत जियानान अकादमी के छात्रों की तुलना में कम थी, इसलिए उसने ऊंचाई को ठीक से नियंत्रित नहीं किया था। सकारात्मक उत्तर देने के बाद जियोशान ने उतरने के लिए जगह तलाशनी शुरू कर दी। जियो मिंग, क्या ये जियो मिंग हो सकता है जो जियानान अकादमी के उड़ने वाले जादुई जानवर पर है? ग्रैंडस्टैंड के ऊपर जियो झान और अन्य उच्च स्तरीय परिवार के सदस्यों के चेहरे पर पहले विचारशीलता,
फिर आश्चर्य और अंत में स्पष्ट खुशी दिखी। यदि यह जियाओ मिंग था जो जियानान अकादमी से लौटा था, तो जियाओ कबीला अगले स्तर पर जा सकता था। यहाँ तक कि जियो झान, जो अभी तक बुरे मूड में था क्योंकि कबीले के सदस्यों ने जियो यान का मजाक उड़ाया था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब जब जियाओ मिंग वापस आ गया है तो वह उससे अपने बेटे का इलाज करने के लिए कह सकता था। क्योंकि वे जियाओ मिंग के कबीले में वापस लौटने की संभावना में इतने तल्लीन थे, उन्होंने जियान के वाक्य के आखिरी आधे हिस्से को अनदेखा कर दिया कि वे बहुत कमजोर थे। प्रसन्न शियाओ झान चौक में खड़े लड़कों और लड़कियों को उनके लिए जगह बनाने का निर्देश देने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े बड़े बुजुर्ग ने उत्साह से चिल्लाया, जल्दी से उड़ने वाले जादुई जानवर के उतरने के लिए जगह बनाओ। वरिष्ठ नेता का आदेश सुनकर नीचे खड़ी भीड़ तेजी से उस केंद्रीय क्षेत्र से दूर चली गई जहां जादुई पत्थर की पट्टिका स्थित थी। वास्तव में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परीक्षण स्थल काफी बड़ा था और वहां दूर दूर तक खाली स्थान मौजूद थे। नीचे एक नज़र डालने के बाद जियोशान ने ग्रिफिन को किनारे पर उड़ाने की अपनी योजना छोड़ दी और इसके बजाय इसे सीधे मैजिक स्टोन टैबलेट के बगल में धीरे धीरे उतरने के लिए नियंत्रित किया। जब उड़ता हुआ पशु धरती पर उतरा तो पुनः प्रचंड हवाएं चलने लगी, लेकिन जून की पहले सीखे गए सबक के कारण भीड़ काफी दूर जा चुकी थी, इसलिए अधिक लोग हिले नहीं। हवा का प्रवाह धीरे धीरे कमजोर होकर गायब हो गया और ग्रिफिन जानवर अंततः जियो परिवार की भीड़ के सामने उतरा, अपने विशाल पक्षी जैसे चेहरे के साथ निकटतम सदस्यों को घूर रहा था। इस दृश्य ने प्रत्यक्ष रूप से युवा जियो परिवार के कई सदस्यों को भयभीत चेहरा बनाने और कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। प्रशिक्षण मैदान पर न केवल युवा किशोर थे जो दुनिया से अनभिज्ञ थे, बल्कि ब्लीचर्स के ऊपर जियो परिवार के बुजुर्ग सदस्य बड़बड़ा रहे थे, क्या ये जियानान अकादमी का उड़ने वाला जादुई जानवर है? यह आभा कबीले के मुखिया जितनी ही शक्तिशाली है न? ये जियानान अकादमी के योग्य है। अफसोस, अगर हमारे कबीले के पास उड़ने वाला जादुई जानवर होता तो हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते। तुम क्या सोच रहे हो? इस स्तर का उड़ने वाला जादुई जानवर हमारे पास नहीं हो सकता। अहम, रुको, उड़ने वाले जानवर पर सवार लोग उतर रहे हैं, चलो एक नज़र डालते हैं। जियो झान ने निरर्थक बातचीत को बीच में रोका और आगे चल दिया। कई बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चले और अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखने के बाद तुरंत उसके पीछे चल दिए। ... ग्रिफिन जानवर की पीठ पर यह महसूस करते हुए कि वह रुक गया है, जियाओ मिंग ने अपने बगल में खड़े कुछ लोगों से कहा, ये रुक गया है, चलो चलें। ये कहकर उसने जियान को खींच लिया और बाहर चला गया। जैसे ही वे बाहर निकले, जियाओ मिंग और जियान को आसपास इंतजार कर रहे लोगों ने तुरंत देख लिया। उड़ते हुए जादुई जानवर से लोग बाहर आ रहे हैं। वह युवक कौन है जो एक छोटी लड़की को सफ़ेद कपड़े पहनाए हुए है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह बहुत सुंदर है। उसके पीछे कोई है, ये चचेरा भाई शियाओ यू है। जियो यू के पीछे जो दुबला पतला युवक है वह उसका चचेरा भाई जियो हू है। चचेरा भाई जियाओ शान भी वहाँ है। चूंकि जियो मिंग बहुत लंबे समय से जियो परिवार से दूर था और बहुत छोटा था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि बहुत से लोगों ने उसे कुछ समय के लिए नहीं पहचाना और केवल कुछ लोगों ने उसके कुछ हद तक परिचित चेहरे को देखा और अपने दिल में कुछ अनुमान लगाए। शियाओ यू और अन्य लोगों के सामने आने के बाद इन लोगों को अपने दिल में यह एहसास होने लगा कि उनके अनुमान सही थे। हा, जियाओ मिंग, तुम सचमुच वापस आ गईं। अंत में जैसे ही कबीले के सदस्य बोल रहे थे, भीड़ के पीछे से जोरदार हंसी की आवाज आई जिसमें जियो मिंग की पहचान बताई गई। इसके साथ ही भीड़ छट गई और उच्च पदस्थ कबीले के सदस्यों का एक समूह जियाओ मिंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर स्पष्ट खुशी थी। क्या वह जियाओ मिंग है, हमारे जियाओ परिवार का नंबर 1 हीरो? मुझे उसे देखे हुए कई साल हो गए, मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया। हाँ, मैंने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था, जियाओ मिंग अभी भी उतना ही सुंदर है जितना वह बच्चा था। हाँ, हमारे जियो परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति की वापसी एक बड़ी खुशी है। हम निश्चित रूप से एक भोज का आयोजन करेंगे और आज रात अच्छा समय बिताएंगे। चचेरे भाई जियाओ मिंग इस बार वापस आने पर काफी लंबे समय तक परिवार में रह सकेंगे। उनके 16 वर्ष के वयस्क होने के समारोह में अब केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय रह गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आसपास के सभी जियो परिवार के सदस्यों को पहले की चीख के कारण जियो मिंग की पहचान समझ में आ गई और फिर उन्होंने भी खुश मुस्कान प्रकट की। जियो मिंग की जियो परिवार में वापसी का महत्व असाधारण था और जियो मिंग ने परिवार को कई चीजें भी भेजी थी। परिवार में दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति जियो शान को विकसित किया था
और परिणामस्वरूप परिवार वुतान शहर का सर्वोच्च स्वामी बन गया था। इसलिए जियो परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, विशेष रूप से युवा लोगों के दिलों में। ये चचेरा भाई जिसने बचपन से ही अपनी पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया था और लगभग भगवान जैसी दिव्य क्षमता रखता था, इसलिए जब सभी ने जियो मिंग का नाम लिया तो उनकी आवाज़ थोड़ी अधिक सम्मानजनक हो गई। दादाजी जियो, जो जियो मिंग के बगल में था, ने ग्रैंड एल्डर को देखकर मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन किया, जबकि जियो मिंग और अन्य लोगों ने जियो झान का अभिवादन किया, जो समूह का मुखिया था। कबीले के मुखिया, बुजुर्गों, जब आप डूक्यू परीक्षण कर रहे थे तब मैंने आपको परेशान किया था, आप इसे जारी क्यों नहीं रखते? कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, परीक्षण तो बाद में भी होगा ही। जियो झान के बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में वे परेशान थे, लेकिन जियो मिंग की वापसी की तुलना में यहाँ बहुत से लोग ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे। जियो झान, जो उसके बगल में जवाब देने वाला था, ने आह भरी और अवाक रह गया। ये बूढ़े हमेशा जियो मिंग के सामने उसकी बात चुरा लेते थे, ये पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। भीड़ के किनारे पर जियो यान, जो अकेला था, ने जियो मिंग को देखा, जो भीड़ के बीच में एक दयालु मुस्कान के साथ एक जटिल नज़र से देख रहा था। जियाओ मिंग, जो इस समय घिरा हुआ था, के साथ किया गया व्यवहार उसके पहले के अनुभव से बिल्कुल विपरीत था, जिसके कारण उसके होठों के कोने पर आत्महीनता की झलक उभर आई। वह जानता था कि उसकी प्रतिभा लुप्त होने से पहले उसे भी हर किसी से घिरे रहने का ऐसा ही अनुभव था। हालांकि उसके डूक्यूई के गायब हो जाने के बाद उसके भाइयों और पिता को छोड़कर परिवार में हर किसी ने उसे तुरंत तिरस्कृत कर दिया, जबकि वे कबीले के सदस्य जो उसे बचपन में खुश करने के लिए उत्सुक थे, वे सभी अपने शब्दों से निर्दयी थे, जो वास्तव में। जियो यान ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वास्तव में वह समझ गया था कि जियो मिंग इतना लोकप्रिय क्यों था, क्योंकि जियो मिंग ने वास्तव में अपनी प्रतिभा के अलावा परिवार में कई योगदान दिए थे। इसलिए उसे डर है कि जियो परिवार में, यहाँ तक कि उसके पिता, कबीले के मुखिया भी उसके जितना प्रतिष्ठित नहीं थे।